हेलो बच्चा पार्टी। आज हम लोग जेई मेन 2026 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड जितना क्वेश्चन आया हुआ था वो सारा क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस करेंगे। बच्चा रीनीट 2026 फिर से होने वाला है, तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा रहता है जो नीट में देखोगे सेम ईयर का जेई मेन का क्वेश्चन रिपीट कर देता है। तो इस साल हम लोग जो क्वेश्चन में भी ऐसा हो सकता है, अभी 2026 में जो नीट का एग्जाम हो चुका जो कैंसिल हो गया उसमें देखना अब बहुत सारा क्वेश्चन 2026 का जे मेन से रिपीटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्टली सेम या फिर कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन दे दिया हुआ था एग्जाम में। तो हम लोग कोशिश करेंगे 26 का जितना क्वेश्चन है ट्राई करेंगे सारा क्वेश्चन सब टॉपिक का ही तुम लोगों को अपलोड करने के लिए। तो प्रैक्टिस करो, इसमें से जितना क्वेश्चन हो सकता है कॉमन पड़ जाए, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन तुम लोगों को देखो दिया हुआ था, a parallel plate air capacitor has a capacitance C when it is half filled as shown in the figure with dielectric constant K equal to 5. The percentage increase in the capacitance is। बच्चे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और चीज़ है नीट के लिए कि तुम्हारा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहता है उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारे पास जो टाइम रहता है उस टाइम के अंदर क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन को समझना, उसके साथ साथ उस टाइम के अंदर उसको हम लोग कैसे क्विकली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये भी इसमें वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी सीखने का है। देखो जैसे यहाँ पर दो डायलेक्ट्रिक मीडियम अगर इंसर्ट कर देंगे तो जैसे एयर फील्ड कैपेसिटर में अगर डायलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हैं तो उसका न्यू कैपेसिटेंस जो होता है C1 दैट बिकम्स इक्वल टू न्यू कैपेसिटेंस बिकम्स C1 इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C या C नोट बोल सकते हो। पहले जितना एयर फील्ड कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस था उसका K टाइम्स हो जाएगा। अब अगर एक से ज़्यादा मीडियम रहता है इन दैट केस C1 इक्वल टू हम लोग K इफेक्टिव इंटू C लिखते हैं। अब के इफेक्टिव का वैल्यू दो था, एक डी डिवाइड होता था और एक एरिया डिवाइड होता था। अगर डी डिवाइड होगा तो के इफेक्टिव का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था बताओ, समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ डी बाई के, ठीक है। समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ डी बाई के मतलब अलग अलग डायलेक्ट्रिक मीडियम में हैविंग डिफरेंट थिकनेस बिटवीन द टू प्लेट्स D1 D2 D3, तो फिर के इफेक्टिव का वैल्यू कितना हो जाएगा D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 जितना भी रहेगा डिवाइडेड बाई D1 बाई K1 D2 बाई K2 D3 बाई K3 उसका समेशन लगा देंगे। लेकिन अगर एरिया डिवाइड होता है तो इन दैट केस के इफेक्टिव का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा समेशन ऑफ K इंटू ए डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ए, दैट इज K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 जितना सारा मीडियम रहेगा डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। अब अगर ये D या A इक्वली डिवाइडेड हो, मतलब एक दो प्लेट्स के बीच में जो बहुत सारा मीडियम इंसर्ट कर रहे हैं अगर उसका थिकनेस सेम होगा या सबका एरिया इक्वल 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 A/2 A/2 A/3 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 तीन मीडियम है, A/4 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 चार मीडियम है, इस तरह से अगर डिवाइड होता है तो फिर हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं बताओ। यहाँ पर डी अगर सेम रहेगा तो डी कैंसिल हो जाएगा, तो उस वक्त अगर डी सेम है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे हार्मोनिक मीन K1 K2 K3 जितना भी रहेगा। हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2, और हार्मोनिक मीन बिटवीन थ्री नंबर्स अगर होता तो क्या लिखते हैं हम लोग 3 डिवाइडेड बाई 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जितना सारा मीडियम रहेगा और अगर एरिया इक्वल डिवाइड होता है तो फिर ये अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। मतलब अगर दो डायलेक्ट्रिक मीडियम है तो K1 प्लस K2 बाई 2 कर दो, थ्री डायलेक्ट्रिक मीडियम इक्वल एरिया डिवाइडेड तो K1 प्लस K2 प्लस K3 बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो बच्चा ये कॉन्सेप्ट अगर हम लोग यूज करें तो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, देखो पहले जो एयर फील्ड कैपेसिटर था उसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं हम लोग C था, ठीक है। अब जैसे डायलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिए, देखो ये आधा डिस्टेंस हाफ थिकनेस को कवर किया है, अगर हाफ थिकनेस को कवर किया हुआ रहेगा तो अभी का जो के इफेक्टिव होगा वो हार्मोनिक मीन हो जाएगा। डी अगर इक्वल रहेगा तो इसका हार्मोनिक मीन अगर हम लोग लिखेंगे तो हार्मोनिक मीन हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 2 K1 K2 बाई K1 प्लस K2 हो जाता है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 K1 K2 बाई K1 प्लस K2, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 10 बाई 6 विच इज इक्वल टू 5 बाई 3। तो अभी का जो कैपेसिटेंस होगा वो आगे जो कैपेसिटेंस है उसका 5 बाई 3 टाइम्स हो जाएगा। अब 5 बाई 3 को हम लोग 1.667 टाइम्स ऑफ C लिख सकते हैं। अगर इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो 166.7% ऑफ C बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले जो कैपेसिटेंस था वो मान लेते हैं 100%, तो अभी कितना हो गया 166.67 या 166.7% बोल सकते हो। तो इनिशियल जो था उसके अकॉर्डिंगली परसेंटेज इंक्रीज इन कैपेसिटेंस कितना होगा अगर बोलेगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं 66.7% इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पर 66.67 दिया हुआ तो योर करेक्ट आंसर विल बी दिस वन, ठीक है बच्चा।
तो क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। डायरेक्ट इस तरह का बहुत सारा शॉर्टकट फॉर्मूला रहता है जिसके ऊपर बेस करके हम लोग क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो अगर इसको डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते तो हम लोग को सिर्फ टाइम लगता है, ये के इफेक्टिव निकालते हैं, C1 का वैल्यू कितना होता है 1.667 टाइम्स ऑफ C1 C, दैट मींस 166.7% हम लोग बोल सकते हैं, मतलब जो आगे था उसका 66.67% इंक्रीज कर गया। तो योर करेक्ट आंसर इज दिस वन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Two charge conducting spheres S1 and S2 of radii 8 cm and 18 cm are connected to each other by a wire. After equilibrium is established, the ratio of electric fields on S1 and S2 spheres are ES1 and ES2. तो वैल्यू ऑफ ES1 and ES2 क्या होगा? तो बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर जो होता है ES1 या ES2 अगर हम लोग बोलते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इसका सिग्मा 1 मान लो, इसका सिग्मा 2 मान लो। अब सिग्मा हो गया तुम्हारा चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। तो इसका चार्ज मान लेते हैं हम लोग Q1 और उसका सरफेस एरिया हो गया 4 पाई R1 स्क्वायर, और यहाँ हो गया तुम्हारा कितना Q2, ये हो गया 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल। अब चूंकि दोनों को कनेक्ट कर दिया हम लोग, दोनों को अगर कनेक्ट कर देंगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो अगर एक एक स्फेरिकल कंडक्टर का हम लोग चार्ज और पोटेंशियल में रिलेशन लिखे तो Q इक्वल टू C इंटू V लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर C का मतलब हो जाएगा उसका रेडियस, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस उसका रेडियस के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर Q1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं R1 इंटू V डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर, और Q2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या जी बताओ, R2 इंटू V या R2 स्क्वायर, R2 इंटू V और V तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी V रहेगा, यहाँ पर भी V रहेगा, दोनों कनेक्टेड है, कनेक्टेड रहेगा तो दोनों का पोटेंशियल सेम, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से एक R1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक R2 कैंसिल होगा, तो बचेगा फाइनल रिलेशन क्या बताओ, R2 बाई R1। तो R2 बाई R1 का मतलब कितना हो गया 18 डिवाइडेड बाई 8, 18 बाई 8 मतलब हो गया 9 बाई 4। तो योर करेक्ट आंसर विल बी 9 बाई 4, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टू मेटल प्लेट्स AB are kept horizontally with a separation of 12 by 5 centimeter with plates A on the top. एक atomizer jet sprays है, ऑयल ड्रॉप है जिसका डेंसिटी दे दिया हुआ है ड्रॉपलेट्स ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टली। All oil droplets carry a charge of 5 nanocoulomb. The potentials VA and VT are required on the plates A and B respectively in order to ensure that the droplets do not descend. The value of VA and VB are. तो बच्चा अगर दो प्लेट हम लोग मान लेंगे, एक प्लेट ए ऊपर है, एक प्लेट बी नीचे है, उसके बीच में बहुत सारा ऑयल ड्रॉपलेट है। एक एक ऑयल ड्रॉपलेट के लिए बारे में सोचो, ये सिंगल ऑयल ड्रॉपलेट है जो कि नहीं गिर रहा है, तो गिरेगा क्यों, ग्रेविटी की वजह से। तो इसका mg हो गया ग्रेविटी की वजह से फोर्स। अब इसके बीच में दोनों प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, वो फोर्स क्या करेगा mg को बैलेंस करेगा, ठीक है। अब देखो क्योंकि इसका चार्ज तुमको बोल दिया 5 नैनोकूलम, ओके दैट इज प्लस 5 नैनोकूलम, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इसके ऊपर फोर्स अगर ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इसको रोक करके रखेगा तो फोर्स तो हमेशा mg को बैलेंस करना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, तो QE हमेशा ऊपर रहेगा। अब एक चीज हम लोग जानते हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है। तो फोर्स क्योंकि ऊपर है तो फील्ड का डायरेक्शन भी ऊपर होना चाहिए। फील्ड का डायरेक्शन अगर ऊपर होगा तो एज वी नो द फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसका मतलब हो गया ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा, तो बी का पोटेंशियल ए के पोटेंशियल से ज्यादा होगा। अगर यहाँ पर देखो ऑप्शन में पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी निकालने के लिए बोला है तो पहले ए का दिया हुआ है और ये बी का दिया हुआ है, ठीक है। तो बी का पोटेंशियल ए के पोटेंशियल से ज्यादा होगा, तो बी का पोटेंशियल ए से ज्यादा है, बी का पोटेंशियल ए से ज्यादा है, बी का पोटेंशियल ए से कम है, बी का पोटेंशियल ए से कम है। तो ये दोनों ऑप्शन तुम्हारा ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, ये दोनों होगा ही नहीं। हाँ अगर यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा रहता जहां पर बी का पोटेंशियल ए से ज्यादा है तो आंसर वही होता, फिर हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट लिख देते। लेकिन चूंकि यहाँ पर दो है, 580 ग्रेटर देन 100 एंड 400 ग्रेटर देन 60, तो यहाँ पर VB VA से ज्यादा ऑप्शन दो है, तो हमको बना करके देखना पड़ेगा। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में QE mg को बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। अब E पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में अगर हम लोग V मान लेते हैं, दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर D होगा तो हम लोग E की जगह में क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट V बाई D। सो V का वैल्यू होगा, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इसका वैल्यू होगा mgd डिवाइडेड बाई Q, ठीक है। अब अगर मास का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ रहता है, यहाँ डायरेक्ट का वैल्यू मास का वैल्यू पुट कर देते। अगर मास का वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्योंकि देखो यहाँ पर मास डायरेक्ट नहीं देकर डेंसिटी ऑफ द ऑयल ड्रॉप दे दिया हुआ। डेंसिटी क्यों दिया है, सो दैट वी कैन ब्रेक मास। मास को हम लोग वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मास हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम का वैल्यू हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी मान लो रो है, ठीक है, इंटू जी
और ये डी है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स डिवाइडेड बाई क्यू 4। अब सब वैल्यू ऐसे ऐसे पुट करो। इसका वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो 4/3 पाई, पाई को वैसे ही छोड़ दो। आर का वैल्यू दिया हुआ है रेडियस, रेडियस इज गिवन एज 1 मिलीमीटर, ड्रॉपलेट का रेडियस 1 मिलीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर दो। 10⁻³ उसका क्यूब करेंगे, 10⁻³ का क्यूब करेंगे तो 10⁻⁹ होगा। इनटू डेंसिटी 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम पर सीसी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो एसआई में चेंज करने के लिए। जी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 10 ले लेते हैं। एंड डी सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स दिया हुआ है, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है 12/π सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में चेंज कर लो तो ये हो गया 12/π इंटू 10⁻⁻², ठीक है, डिवाइडेड बाई क्यू। क्यू का वैल्यू हो गया तुम्हारा 5 नैनोकूलम, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁹। अब इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। 3 से अगर कट करोगे यहाँ पर तो ये हो गया तुम्हारा 4, ठीक है। ये 10 और ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 5 से अगर कट करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, तो ये आ गया कितना बताओ, 4 3 जा 12, 12 इंटू 4 48 है ना। तो ये हो गया 4 8 48 और 10 टू द पावर देखो 10⁻⁹, 10⁻⁹ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 10 टू द पावर +3 है, यहाँ पर 10 टू द पावर -2 है, तो एक 10 बचेगा, दैट इज 480 वोल्ट। ये हो गया दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर हमको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछा था, दोनों प्लेट का पोटेंशियल पूछा था। दो ऑप्शन ये था, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस देखो, पोटेंशियल का दोनों का डिफरेंस 480 आना चाहिए, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 400 - 60 340, और इसका डिफरेंस देखो 580 - 100, तो इसका डिफरेंस हो गया 480। तो योर करेक्ट आंसर विल बी दिस वन। क्लियर बच्चा? इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्व करेंगे और उसका आंसर को अप्रोच करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 point charges 8 microcoulomb and -2 microcoulomb are located at x equal to 2 centimeter and 4 centimeter respectively on the x-axis. The ratio of the electric flux due to these charges through two spheres of radius 3 centimeter and 5 centimeter with their centers at the origin. तो अगर हम लोग x-axis ये मान लेते हैं, ये origin है, दो चार्जेस को प्लेस किया हम लोग, एक 8 माइक्रोकूलम है, वो x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर में, और एक है x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर में। यहाँ पर हो गया तुम्हारा 8 माइक्रोकूलम और यहाँ पर हो गया तुम्हारा -2 माइक्रोकूलम, ठीक है बच्चा। तो अगर इसको हम लोग सेंटर मान करके एक स्फीयर ऐसा ड्रॉ करते हैं जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो 2 से ज्यादा हो गया 3 सेंटीमीटर है ना। तो ये स्फीयर किस चार्ज को इनक्लोज करके रखा है 8 माइक्रोकूलम, तो इसके लिए जो फ्लक्स होगा वो 8 माइक्रोकूलम चार्ज इसके लिए होगा। लेकिन अगर हम लोग बोले 8x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ऐसा कोई जगह में आएगा, तो ऐसा स्फीयर बनेगा एक, तो जो दोनों चार्ज को इनक्लोज करके रखेगा तो उसके लिए जो फ्लक्स होगा वो टोटल चार्ज उसके अंदर इनक्लोज जो रहेगा इसको और इसको ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो टोटल फ्लक्स अगर दोनों को बोलेंगे, एक φ1 एक φ2, तो ये हो गया चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, तो φ1 किस चार्ज के लिए होगा, ओनली 8 माइक्रोकूलम के लिए होगा, और φ2 दोनों का सम, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो इट बिकम्स 6 माइक्रोकूलम। तो योर आंसर विल बी 4/3। तो 4:3 इज योर करेक्ट आंसर, ये आंसर हो गया तुम्हारा। क्लियर बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a parallel plate air capacitor is connected to a battery. The plates are pulled apart at uniform speed v. If x is the separation between the plates at any instant, then the time rate of change of electrostatic energy of the capacitor is proportional to x to the power alpha. तो potential energy of the capacitor का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम लोग मान लेते हैं कि दो प्लेट्स है, इन दोनों प्लेट का कोई भी डिस्टेंस था, अब एक प्लेट को ऐसा ऐसा करके हम लोग दूर लेकर के जा रहे हैं, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x था, तो उस वक्त इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, कोई मीडियम नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग एयर मान करके चलेंगे, या अदरवाइज के लेकर के भी बना सकते हो, के तो कांस्टेंट ही कंसीडर करेंगे हम लोग। तो ये एप्सिलॉन नॉट a/x हो गया इसका कैपेसिटेंस। इसका कैपेसिटेंस अगर हम लोग लिखेंगे, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर एयर है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a/x और इसका एनर्जी जो होगा, एनर्जी दैट इक्वल टू हाफ CV², तो हाफ CV², सी की जगह में ये लिख दो एप्सिलॉन नॉट a/x इंटू पोटेंशियल हो गया V², बैटरी के साथ कनेक्ट करके रखे। अब यहाँ पर देख लो, द प्लेट्स आर पुल्ड, कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, तो बैटरी के साथ जब तक कैपेसिटर को कनेक्ट करके रखेंगे तब तक उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, ठीक है। कैपेसिटेंस चेंज होगा तो चार्ज चेंज हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कांस्टेंट रहेगा, तो V का वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो E किस रेट से चेंज हो रहा है ये बताओ, dE/dt। तो T को अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे E को,
तो यहाँ पर इस पूरे इक्वेशन में वेरिएबल एक से एक का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है ना, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए इंटू वी स्क्वायर बाई 2, इसको अलग कर लो। 1/x² का डिफरेंशिएशन होता है -1/x इंटू डी एक्स बाई डी टी। सॉरी बच्चा, यहाँ पर तुम्हारा x था, x -1/x का डिफरेंशिएशन होगा -1/x²। 1/x, यहाँ पर 1/x है, एप्सिलॉन नॉट ए वी स्क्वायर बाई 2 अलग कर लिए, 1/x बचा, 1/x का डिफरेंशिएशन होगा -1/x² dx बाई dt। अब ये dx बाई dt हो गया कि ये प्लेट को हम लोग किस वेलोसिटी के साथ ऊपर मूव कर रहे हैं, दैट इज गिवन, ठीक है। द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट एट यूनिफॉर्म स्पीड स्मॉल v, तो ये हो गया तुम्हारा स्मॉल v विच इज कांस्टेंट, ये पूरा चीज कांस्टेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज ऑफ एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर जो रहेगा वो -1/x² हो रहा। तो माइनस अगर हटा देंगे हम लोग तो यहाँ पर लिख सकते हैं dE बाई dx प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर -2। तो यहाँ पर दिया हुआ x टू द पावर अल्फा, तो ये अल्फा का जो वैल्यू आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा -2। तो अल्फा इक्वल टू वी कैन राइट -2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, अ रिजिड dipole undergoes a simple harmonic motion about its center in the presence of an electric field E1. If another electric dipole E2 is introduced to the system, what will be the percentage change in the frequency of the oscillation? तो बच्चा पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला होगा 1/2 पाई P इंटू ई डिवाइडेड बाई I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग ऑसिलेट कर देंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ये होता है। अब यहाँ पर देखो सेम डाइपोल है, सेम एक्सिस है, तो उसका P कांस्टेंट, I कांस्टेंट, 2π कांस्टेंट, चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट बोल सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू √/E। E का वैल्यू चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या बोल सकते हैं, F का वैल्यू चेंज होगा। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना था बताओ, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नॉट, एक ही फील्ड था, एक ही कंपोनेंट था, तो यहाँ पर ई नॉट लिख दो। फिर ये फ्रीक्वेंसी था तुम्हारा F या F नॉट बोल दो। बाद में हम लोग एक एडिशनल फील्ड उसके अंदर इंट्रोड्यूस करें, मतलब पहले वाला फील्ड है, एक नया फील्ड इंट्रोड्यूस करें, तो टोटल फील्ड कितना होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर अगर हम लोग लिखेंगे तो न्यू फील्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा E नॉट एक्स कैप प्लस 2E नॉट y कैप प्लस 2E नॉट z कैप, ठीक है। तो ये न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड बनेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बताओ, इसको हम लोग बोल देते हैं न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा तुम्हारा E नॉट स्क्वायर प्लस 4E नॉट स्क्वायर प्लस 4E नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कितना बोलो 9 का स्क्वायर रूट बनाओ 3E नॉट हो गया। मतलब आगे का इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंगली अभी का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो न्यू फ्रीक्वेंसी जो होगा, न्यू फ्रीक्वेंसी हम लोग इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली बोल सकते हैं, E नॉट की जगह में अगर 3E नॉट पुट कर दोगे तो न्यू फ्रीक्वेंसी √3 टाइम्स ऑफ F हो गया, ठीक है। √3 टाइम्स ऑफ F का मतलब 1.732 टाइम्स ऑफ F। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 173.2% ऑफ F होगा। यानी आगे जो फ्रीक्वेंसी था अभी उसका 173% हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ, तुम तो यही पूछा था। तो परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो होगा वो 73% होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, from the circuit given below the capacitance between the terminals A and B shown in circuit कितना होगा। अच्छा, कैपेसिटेंस बिटवीन C1 C2 C3 का वैल्यू 1 1 1 दिया हुआ है, C4 का वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट शॉर्ट सर्किट किया हुआ है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो इसको भी हम लोग A बोल सकते हैं, है ना। तो इस A को ला करके जैसे इसके साथ कनेक्ट करोगे तो देखो C1 और C2 पैरेलल में आ जाएगा, उसके साथ ये C3 C4 सीरीज में रहेगा, पूरा के साथ A और B पॉइंट के बीच में ऊपर में C3 रहेगा, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो कभी तो तुम लोग क्या करोगे, ये पॉइंट सेम है, ठीक है, इन दोनों को एक साथ कर दो, दोनों पॉइंट ए एक साथ आ गया, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, ठीक है। तो ये दोनों कैपेसिटर कनेक्टेड बिटवीन, अच्छा इसको हम लोग मान लेते हैं सी, दिस पॉइंट इज सपोज एक्स मान लेते हैं हम लोग। तो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट दे दो, यहाँ पर दिस पॉइंट इज सपोज एक्स, ये डिफरेंट नोड है, ठीक है, यहाँ कैपेसिटर है, यहाँ कैपेसिटर, ये डिफरेंट नोड है, इसको एक्स मान लेते हैं। तो ये वाला कैपेसिटर कनेक्टेड बिटवीन C1 बिटवीन ए एंड एक्स, तो ए और एक्स के बीच में C1 कनेक्ट कर दो, ये हो गया C1। C2 is also connected between A and X, A और X के बीच में C2 कनेक्ट कर दो, ठीक है, ये हो गया C2।
देन ए और बी के बीच में C3 कनेक्टेड है, ए और बी, ये वाला बी था, इसके बीच में C3 कनेक्टेड है, एंड दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन बी एंड एक्स, बी और एक्स के बीच में यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्टेड है विच इज C4। ओके, तो C4 का वैल्यू सिर्फ देखो बच्चा 2 माइक्रोफैराड, बाकी सबका वैल्यू 1 है, तो ये भी 1, ये भी 1, ठीक है। तो 1 और 1 पैरेलल में कितना हो गया 2, 2 और ये हो गया तुम्हारा 2, 2 और 2, ये 2 और ये 2 पैरेलल में सीरीज में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और 1 के साथ ये 1 अब फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। तो योर करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर 2 माइक्रोफैराड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा देखो, अ थिन half ring of radius 35 centimeter is uniformly charged with a total charge of capital Q coulomb if the magnitude of the electric field at the center of the half ring is 100 volt per meter, then the value of Q is, ये एक आर्क ऑफ द सर्किल अगर होता है कोई भी, तो उसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताओ, ये हो गया, अगर ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इसको सेंटर को जोड़ दो, इसको प्रोड्यूस कर दो, तो ये रिपेल करेगा, अगर नेगेटिव रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये आर्क का एंगल जो भी दिया हुआ रहेगा, ये आर्क का एंगल अगर हम लोग थीटा मान लेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा बाई 2। अगर ये सेमी सर्किल होगा तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री, तो साइन 180 बाई 2 मीन साइन 90, साइन 90 का वैल्यू हो गया तुम्हारा 1, वो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां से इसका वैल्यू लिखो, दिस बिकम्स 100, ये 2k, k का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, आर इज गिवन एज 35 सेंटीमीटर, तो ये 35 इंटू 10 टू द पावर -2 कर दो, सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर दिए, तो यहां से बच्चा हम लोग को लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 100 और 10 टू द पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, 35 और 9 टू 18, ठीक है, और ये 10 टू द पावर -9 हो जाएगा। तो बच्चा इसको अगर हम लोग क्विक कैलकुलेशन करना चाहें तो इसको थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा करके 36 कंसीडर करो, 36 बाई 18 कितना हो जाएगा बोलो, ये कैंसिल हो जाएगा, 18 2 36, ऑलमोस्ट नियर अबाउट आंसर तक हम लोग पहुंच सकते हैं। ये 2 हो गया, अब लैम्डा हो गया तुम्हारा चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ, तो ये लेंथ ऑफ द सेमी सर्किल जो होता है दैट इज इक्वल टू पाई आर, तो इसको पाई आर से डिवाइड कर दो, इसका वैल्यू आ गया नियरली 2 इंटू 10 टू द पावर -9। तो Q का वैल्यू निकालने के लिए बोले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई, पाई का वैल्यू हो गया 3.14, आर हो गया तुम्हारा 0.35, 35 सेंटीमीटर था, 0.35 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -9। तो बच्चा ऑप्शन सब तुम्हारा नैनो कूलम में दिया हुआ है, तो 10 टू द पावर -9 कूलम को नैनो कूलम बना दो, 0.35 इंटू 2 हो गया तुम्हारा 0.7, 0.7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 28, 8 आ गया, 9 ये 9 रहेगा, और ये हो गया तुम्हारा 21। तो ये पॉइंट के लिए पॉइंट यहां पर तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, या 0.7 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल 3 डिजिट के बाद आ जाएगा, तो 2.19 के अराउंड आएगा, नियर अबाउट, क्योंकि हम लोग इसका वैल्यू देखो 2 होगा नहीं, 2 से थोड़ा सा कम होगा, तो इससे हम लोग इसका वैल्यू भी हम लोग इससे 2.19 से थोड़ा सा कम होना चाहिए नैनो कूलम, तो 2.19 के अराउंड जो होगा वो आंसर कौन सा हो सकता है, देखो 2.19 के अराउंड एक ही ऑप्शन है 2.14, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को स्मार्टली कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और सो दैट करेक्ट ऑप्शन को हम लोग डायरेक्ट रीच करेंगे। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, एग्जैक्ट आंसर मिले नहीं मिले, लेकिन एग्जैक्ट ऑप्शन मिलना चाहिए, इसको हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 3 कूलम चार्ज मूव फ्रॉम द पॉइंट दिस वन टू द पॉइंट दिस वन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेस एज इक्वल टू दिस वन, द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज कितना होगा। तो बच्चा वी नो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज गिवन बाय, जो चार्ज को मूव करे वो टेस्ट चार्ज हो गया, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो निकालने का तरीका क्या है बताओ, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग निकालेंगे इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस इक्वल टू -E डॉट dr, ठीक है। अगर 3 डायमेंशन में होता है तो E का 3 कंपोनेंट रहेगा, तो dr का भी 3 कंपोनेंट हो जाएगा, वो x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, dx i कैप, dy j कैप एंड dz k कैप। तो अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहां से हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा E के साथ, देखो E x कंपोनेंट कितना है, x कंपोनेंट हो गया तुम्हारा 2x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करो, y कंपोनेंट हो जाएगा तुम्हारा कितना बताओ 3y स्क्वायर dy, और z कंपोनेंट हो जाएगा तुम्हारा कितना 4 इंटू dz इंटीग्रेशन। अब कौन पॉइंट से कौन पॉइंट पर मूव कर रहे हैं हम लोग, उसका लिमिट बैठा दो, x कंपोनेंट देखो 0 से लेकर के गए 5 है ना, तो इसका लिमिट होगा 0 to 5, y कंपोनेंट देखो -2 से लेकर के चले गए कितना 1, तो यहाँ पर लिमिट बताओ -2 से 1, और z हो गया तुम्हारा -5 से 2, तो यहाँ हो गया तुम्हारा -5 से 2, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करो, लिमिट पुट करो, तो ये हो गया x स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल, माइनस x स्क्वायर लिमिट पुट करेंगे तो 25 -0 आएगा,
ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स वाई क्यूब बाई 3, 3 कैंसिल हो गया, वाई क्यूब में अपर लिमिट पुट करो तो 1 का क्यूब 1 आएगा, माइनस माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो माइनस 8 आएगा, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, सॉरी ये भी तो माइनस रहेगा ना, माइनस ई डॉट डी आर हो रहा, तो ये माइनस रहेगा, दिस वन इज ऑल्सो माइनस, ये भी माइनस रहेगा। ठीक है, वहां पर माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस रहेगा। अब ये 4z हो गया, अब z के ऊपर लिमिट पुट करेंगे, 4 बाहर आ गया, dz का इंडिकेशन z होगा, लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट हो गया 2 माइनस लोअर लिमिट -5, तो माइनस और माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बना तुम्हारा -25, ये हो गया -9 एंड दिस वन इज -40। ओके, नॉट 40, 5 2 7 28 होगा। तो यहां से कितना आ रहा बोलो, 9 9 8 17 17 और 5 22, 2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा 2 2 4 2 6 -20 62 -62। तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू मैग्नीट्यूड अगर हम लोग पुट कर दे, कौन सा चार्ज को मूव कर रहे थे बच्चा, 3 कूलम चार्ज, 3 कूलम चार्ज, तो ये हो गया 3 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया मैग्नीट्यूड 62, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 186 इतना जूल आ जाएगा तुम्हारा वर्क डन, तो 186 जूल इज द वर्क डन। ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चा, the electric potential as a function of xy is given by v equal to this one, the electric field at a point 2,3 is। तो ये उल्टा हो गया, पोटेंशियल दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 3 डायमेंशन में निकालने के लिए बोलेगा तो उसका फॉर्मूला क्या था बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डायमेंशन में उसका x कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट होगा एंड z कंपोनेंट होगा। तो x कंपोनेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस डेल v बाई डेल एक्स, y कंपोनेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस डेल v बाई डेल y एंड z कंपोनेंट का जो वैल्यू होता है वो माइनस डेल v बाई डेल z होता है, वो होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियली जब डिफरेंशिएट करते हैं बच्चा हम लोग, जिसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे उसी को हम लोग वेरिएबल कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से डेल v बाई डेल एक्स का वैल्यू अगर निकालेंगे, देखो y इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो डेल v बाई डेल एक्स का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा कितना 10x। ठीक है, तो डेल v बाई डेल एक्स इसका वैल्यू आएगा तुम्हारा 10x। सिमिलरली डेल v बाई डेल y अगर निकालोगे तो डेल v बाई डेल y स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन होगा -10y। ठीक है, तो माइनस डेल v बाई डेल एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा, बिकॉज x कंपोनेंट इज माइनस डेल v बाई डेल एक्स, तो ये हो गया -10x। x का वैल्यू कौन सा पॉइंट पर बोला, देखो दिस इज 2,3, तो x का वैल्यू 2 पुट कर दो तो ये हो जाएगा -20 और यहाँ पर अगर हम लोग माइनस डेल v बाई डेल y निकालेंगे तो ये हो गया +10y, y का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ 3 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 30। तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, E वेक्टर इक्वल टू x कंपोनेंट आ गया -20 i कैप एंड y कंपोनेंट आ गया तुम्हारा यहाँ से +30 j कैप, z कंपोनेंट है नहीं, तो योर करेक्ट आंसर इज -20i + 30j, -20i + 30j इज दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखो बच्चा ये क्वेश्चन जेईई मेन 2026 सेम टाइप क्वेश्चन तुम लोगों का इससे पहले बता चुके थे कि नीट में भी आया हुआ था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया। नीट में तुम्हारा यहाँ पर 200 पिकोफैरेड था, यहाँ पर 100 पिकोफैरेड दिया हुआ है, बाकी सब कुछ सेम दिया हुआ है। A sphere of capacitance 100 picofarad is charged to a potential of 100 volt. Another identical uncharged metal sphere is brought in contact with the charged sphere. Then the change in the total energy stored in these sphere when they touch is this one. तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, तो दो डिफरेंट पोटेंशियल वाला कैपेसिटर को जब हम लोग एक साथ कनेक्ट करते हैं तो जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है उससे लो पोटेंशियल वाले कंडक्टर की तरफ चार्ज फ्लो करता है, और ऐसा करने में हम लोगों का कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाता है, विच इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब बाय द कंडक्टिंग वायर। जो वायर कंडक्ट कर रहा था वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसको हीट में कन्वर्ट कर देता है। तो वो जो चेंज इन एनर्जी था उसका फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग लिखे थे हाफ इंटू सी इफेक्टिव इंटू डेल वी स्क्वायर। अब सी इफेक्टिव का वैल्यू क्या होता है बच्चा, दो कैपेसिटर को अगर हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो सी इफेक्टिव हम लोग C1 C2 बाई C1 प्लस C2 लिखेंगे, और डेल वी हो जाएगा तुम्हारा दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस, V1 और V2 में जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटा वाला को माइनस कर दो, डेल वी सॉरी स्क्वायर डेल वी V1 और V2 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और सी इफेक्टिव का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। अब यहाँ पर दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर दे दिया हुआ था, दोनों का कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ था 100 माइक्रोफैरेड, तो दोनों का अगर C रहेगा तो सी इफेक्टिव का वैल्यू हो जाएगा C इंटू C डिवाइडेड बाई 2C विच इज इक्वल टू C बाई 2। तो हम लोग लॉस ऑफ एनर्जी या चेंज इन एनर्जी
इक्वल टू डायरेक्ट या हीट प्रोड्यूस कितना हो रहा है वो भी अगर पूछते हैं तो जो एनर्जी यहाँ लॉस होगा ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ चार्ज वही हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट हम लोग डेल ई का वैल्यू निकाल सकते हैं, हाफ इंटू सी बाई टू इंटू डेल वी इक्वल टू, पहले ये V1 था, V1 100 माइनस V2 अनचार्ज 0 था, तो सॉरी V1 100 वोल्ट और दूसरा अनचार्ज था, तो V1 माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो 1/4 सी का वैल्यू दिया हुआ 100 पिको फैरेड 10 टू द पावर माइनस 12 और V1 100 माइनस 0 दिस 100 का स्क्वायर करो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से तुम्हारा आंसर आ गया तुम्हारा 10 टू द पावर माइनस 7 जूल के फॉर्म में दिया हुआ है। 10 टू द पावर माइनस 7 जूल अगर चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर 2 6, 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 10 टू द पावर माइनस 6, उसको अगर हम लोग 10 टू द पावर माइनस 7 करेंगे तो एक 10/4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 10 में माइनस 7 किया, यहाँ पर देखो 4 और ये 2 6 हो गया, 10 टू द पावर 6 कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर माइनस 6 बचेगा, तो माइनस 7 करेंगे तो 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना जूल हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा यहाँ पर हो गया तुम्हारा 10/4 विच इज इक्वल टू 5/2, तो 5/2 तुम्हारा ये है, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। A parallel plate capacitor is having separation between plates 0.885 millimeter. It has a capacitance of 1 microfarad. When the space between the plates is filled with an insulating material of resistivity this one and resistance उसका ये रहेगा, तो relative permittivity of the insulating material is अल्फा इंटू समथिंग। तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, देखो बच्चा दो प्लेट ऑफ द कैपेसिटर है ये वाला, इन दोनों के बीच में एक डायलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिए, तो जो डायलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर इसके बीच में तो उसका थिकनेस जो होगा ये है ना, तो और उसका एरिया जो होगा ये वाला हो गया, प्लेट का एरिया ये वाला हो गया। तो एरिया ऑफ द प्लेट जो रहेगा इसको अगर एक वायर की तरह कंसीडर करोगे तो ये उसका लेंथ हो गया, ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। तो इसका अगर हम लोग रेजिस्टेंस लिखेंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा रो इंटू, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा रो इंटू एल बाई ए। तो एल हो गया तुम्हारा ये लेंथ, ये टोटल वायर एक वायर की तरह बिहेव करा, उसका लेंथ हो गया तुम्हारा डी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा वो ए हो गया, ठीक है। और सी हो गया तुम्हारा कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखेंगे के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ओके। तो अब अगर आर और सी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे आर इंटू सी तो क्या मिलेगा, देखो रो डी बाई ए इंटू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो बच्चा ये डी ए कैंसिल हो गया, ये चीज दिया हुआ नहीं था क्वेश्चन में। क्यों नहीं दिया हुआ था, बिकॉज आर और सी को मल्टीप्लाई करें तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसी वजह से नहीं दिया हुआ रहा। तो यहाँ पर के का वैल्यू अगर निकालोगे तो आर इंटू सी डिवाइडेड बाई रो इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, के इज द रिलेटिव परमिटिविटी और यू कैन से डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, जो कि तुमको निकालने के लिए बोला, यहाँ से कैलकुलेशन करके हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे। अब देखो कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग, आर का वैल्यू दे दिया हुआ तुम्हारा 17.7 इंटू 10 टू द पावर 14 ओम, ओके। C is capacitance, capacitance is given as 1 microfarad, तो ये 10 to the power minus 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई रो, रो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज गिवन एज 1 into 10 to the power 13, तो इसको 10 to the power 13 से डिवाइड कर दो, एंड एप्सिलॉन नॉट हो गया तुम्हारा परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस विच इज गिवन एज 8.85 into 10 to the power minus 12, ठीक है बच्चा। अब इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये लिखा हुआ 10 to the power 7 तो यहाँ से देखो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, 10 के ऊपर पावर वाला पहले कैंसिल कर दो, 10 बचेगा, ठीक है। तो ये वाला अगर हम लोग ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये 10 to the power minus 6 10 to the power minus 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा हुआ 10 to the power minus 6, इसको ऊपर लेकर के जाओ 10 to the power plus 6 into 10, तो ये हो गया 10 to the power 7, तो 10 to the power 7 वाला पार्ट तो बच्चा आ गया तुम्हारा। अब बच्चा अल्फा, तो यहाँ हो गया 17.7 8.85, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 8.85 इंटू 2 17.70 होता है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा हुआ रहेगा 2, तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर 75, तो अल्फा का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर दैट इज इक्वल टू 2, ओके। क्लियर बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A parallel plate capacitor has capacitance C when there is vacuum within the parallel plates. A sheet having thickness 1/3 of the separation between the plates and relative permittivity K is introduced between the plates. The new capacitance of the system is. तो एयर फील्ड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर C होगा तो जैसे एक डायलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हैं उसका कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है, और अगर एक से ज्यादा मीडियम बिटवीन द प्लेट्स रहेगा तो के इफेक्टिव टाइम्स हो जाएगा। अब के इफेक्टिव का वैल्यू निकालने के लिए बच्चा अभी तुम लोगों को फॉर्मूला बताएं, अगर डी का वैल्यू इक्वल रहता, इक्वल थिकनेस वाला, तो फिर हार्मोनिक में डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन अगर थिकनेस सेम नहीं रहेगा तो फिर हम लोग इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ डी बाई के, ठीक है। तो यहाँ पर
जो भी थिकनेस रहेगा सबका D1 D2 D3 अगर मिलाएंगे तो पहले वो कितना हो जाएगा, दो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वही हो जाएगा D1 प्लस D2 प्लस D3, सबको ऐड करने के बाद ऊपर में कितना आएगा, D1 प्लस D2 प्लस D3 ऐड करने के बाद D आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहले जो डायलेक्ट्रिक मीडियम उसका थिकनेस कितना हो गया, 1/3 ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स अगर D मानोगे तो उसका 1/3 हो जाएगा D/3, और उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बोल दिया तुम्हारा K। तो यहाँ पर हम लोग पहले वाला के लिए लिखेंगे कितना, D/3K हो जाएगा। अब जो बाकी बचा हुआ वहां पर क्या रहेगा, कुछ नहीं, मतलब एयर रहेगा, तो D में से D/3 सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी मीडियम का जो थिकनेस बचा हुआ रहेगा वो हो जाएगा 2D/3 और उसका K का वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे बिकॉज वहां तो एयर रहेगा ना। अब इसकी कोई D कॉमन ले लो और एलसीएम ले लो, D कॉमन लेंगे, D कैंसिल होगा, 3 के एलसीएम लो, 3 के ऊपर चला गया, नीचे रहेगा देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 के, तो K मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, इट बिकम्स 2K + 1। तो K इफेक्टिव का वैल्यू अगर ये हो जाएगा तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि न्यू कैपेसिटेंस जो होगा K इफेक्टिव टाइम्स 3K/2K + 1 टाइम्स ऑफ C हो जाएगा। दिस इज योर न्यू कैपेसिटेंस। तो योर करेक्ट आंसर विल बी दिस वन। ओके, चलो देखो बच्चा, a point charge of 10⁻⁸ coulomb is placed at origin. The work done in moving a point charge 2 microcoulomb from point A to point B is कितना होगा। तो ओरिजिन पर एक चार्ज अगर हम लोग यहाँ पर रख दे रहे हैं, जैसे सपोज ओरिजिन, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन पर एक चार्ज रख दिया हम लोग, पॉइंट चार्ज 10⁻⁸ कूलम, तो इसके अराउंड बच्चा एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी टेस्ट चार्ज को हम लोग एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पर मूव करेंगे फ्रॉम A टू B, तो उसको मूव करने की वजह से जो वर्क डन होता है फ्रॉम A टू B मूव करेंगे, तो जो टेस्ट चार्ज को मूव करे उसके साथ हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स मल्टीप्लाई करते हैं। और ये पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। A से B ले जाओ तो B फाइनल पोजीशन हो गया। अब B और A किसको मूव कर रहे हैं हम लोग, वी आर मूविंग द चार्ज, मूविंग द पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम, तो जो चार्ज को मूव कर रहे हो वो Q0 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, 2 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। और B और A पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा जिस फील्ड के अंदर मूव करें, अब वो फील्ड याद रखना किसकी वजह से हो रहा है, जो चार्ज हम लोग यहाँ पर ओरिजिन में प्लेस करके रखें, तो इसकी वजह से R डिस्टेंस में अगर कोई फील्ड अगर प्रोड्यूस होता है, तो R डिस्टेंस में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला होगा KQ/R², है ना। तो पहला पॉइंट जो है KQ/R², ये A पॉइंट ये है, तो ये पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा बताओ, O से लेकर के A पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर लिखेंगे हम लोग तो फिर 4 - 0 4 - 0 4 - 2, तो मतलब 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ से बताओ, 4 स्क्वायर इज 16 + 16 + 4, इसका रूट हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 36, स्क्वायर रूट 6 मीटर हो गया। सिमिलरली O से लेके B पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस इसका तो कोऑर्डिनेट 0, 0, 0, है ना। तो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, 2 - 0 2i होगा, 2 - 0 2k होगा, j होगा, और 1 - 0 1k होगा। तो उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 + 4 + 1 विच इज इक्वल टू 9 3 मीटर हो जाएगा। तो OA और OB दोनों का वैल्यू निकल गया। तो अब B पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, KQ, जिस चार्ज के लिए फील्ड प्रोड्यूस हो उस चार्ज, वो चार्ज लो KQ/R, तो K × Q ये चार्ज है यहाँ पर रखे, इसको हम लोग मान लेते Q, ठीक है। तो KQ/B पॉइंट का डिस्टेंस, तो B पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग कितना मिला, OB, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस KQ/OA विच इज इक्वल टू 6। तो KQ कॉमन ले लो यहाँ पर, 2 × 10⁻⁻6, अब K का वैल्यू 9 × 10⁻9 होगा, और Q जो कॉमन ले लेंगे बाहर हम लोग को, कौन सा चार्ज ये था, किस चार्ज की वजह से था बोलो, 10⁻⁻8, ठीक है। और यहाँ पर 1/3 बचेगा, -1/6, 6 एलसीएम ले लो तो यहाँ पर 2 - 1, तो इट बिकम्स 1/6। अब इसको सिंपल कैलकुलेशन कर लो कितना आ रहा है, देखो 2 से कट करेंगे इसको हम लोग 3 हो जाएगा, 3 से कट करो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 रहा × 10⁻, कितना हो जाएगा बताओ, ये हो गया 1, और यहाँ हो गया 10⁻⁻6, 1 × 10⁻⁻6, तो ये 1 इसको दे दो यहाँ पर, तो ये हो गया तुम्हारा 30, ठीक है। 10⁻1 जो रहेगा वो यहाँ दे दो, × 10⁻⁻6 रहेगा, 10⁻�6। तो आंसर तुम्हारा जितना है सब देखो 10⁻6 के फॉर्म में है, इसीलिए हम 10⁻6 रख दिया। यहाँ पर तुम्हारा आ गया कितना, 30 × 10⁻6, तो ये है तुम्हारा करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Consider 2 identical metallic spheres of radius capital R, each having charge capital Q and mass small m. Their centers have an initial separation of 4r. Both spheres are given an initial speed of u towards each other, the minimum value of u, so that they can just touch
ईच अदर इज, जस्ट टच ईच अदर का मतलब क्या हो, दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के अंदर रिपल्सन होगा। अगर वेलोसिटी देंगे हम लोग तो रिपल्सन के अगेंस्ट में मूव करो तो ऐसा ऐसा उसका वेलोसिटी घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, तो रिपल्सन की वजह से एक पॉइंट पर जाकर के वो रुक जाएगा। ठीक है, तो कहां पर जाके रुकेगा, जस्ट टच करके रुकेगा। तो अगर हम लोग बोलते हैं दोनों का ये एक स्फीयर था, ये एक स्फीयर था, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था, ये इनिशियल डिस्टेंस कितना था 4r, जब आकर के रुक रहा है तो वो जस्ट एक दूसरे को टच कर दिया, तो अभी दोनों के डिस्टेंस का कितना होगा, यहाँ पर इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस हो गया कितना 2r, लेकिन अभी यहाँ पर रुक गया है, तो यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को एक काइनेटिक एनर्जी एक वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करना पड़ा है टुवर्ड्स ईच अदर, तो काइनेटिक एनर्जी दी है जिसकी वजह से वो करीब आ रहा है। ठीक है, तो चूंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों में मास एंड चार्ज दिया हुआ है, दोनों कंजर्वेटिव फील्ड होता है, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या होगा, ऑलवेज कंजर्व होगा। तो हम लोग इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे। तो इनिशियली जब दोनों को प्रोजेक्ट किया गया है तो दोनों के अंदर काइनेटिक एनर्जी दिया गया है, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया बताओ, हाफ एम यू स्क्वायर, इसको काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, हाफ एम यू स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों का काइनेटिक एनर्जी मिला करके कितना हो जाएगा, एम यू स्क्वायर, प्लस इन दोनों के बीच के अंदर एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों का चार्ज क्यू था, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था 4r, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो हो जाएगा माइनस जी m1 m2 विच इज m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r। ठीक है, ये हो गया इनिशियल टोटल एनर्जी। अब फाइनल जब आकर के दोनों यहाँ पर रुक जा रहा है तो दोनों का वेलोसिटी नहीं है, जस्ट टच करने का मतलब क्या, टच करने के साथ वहां पर स्टॉप कर जाएगा, तो उसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कितना है बताओ, के क्यू स्क्वायर बाई सेपरेशन बिटवीन द टू सेंटर अभी 2r है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। ओके बच्चा, तो हमको जिनको वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है तो एम यू स्क्वायर को यहीं पर रखो, बाकी सबको उस तरफ लेकर के चले जाओ, तो ये हो गया के क्यू स्क्वायर बाई 2r माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 4r। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस जी एम स्क्वायर बाई 2r, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा जी एम स्क्वायर बाई 4r। तो बच्चा यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम लेंगे 4r, यहाँ 2 आएगा, 2 माइनस 1 1 हो गया, तो के क्यू स्क्वायर बाई 4r पड़ा हुआ रहेगा। यहाँ पर 4r एलसीएम लोगे तो यहाँ पर एक 2 मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 2 जी एम स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर, तो यहाँ पर बचा हुआ रहेगा माइनस जी एम स्क्वायर बाई 4r। ओके, तो अब यहाँ पर देखो ऑप्शन में सब में देखो यहाँ पर शुरू में 1 लिखा हुआ है, सब में शुरू में यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो 1 के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो चीज यहाँ पर उसी को कॉमन ले लो। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r, और ये m को यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये m यहाँ चलाएगा, दिस इज u स्क्वायर, तो यहाँ से देखो जी एम स्क्वायर बाई 4r तो चला गया कॉमन, ये के क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पर के क्यू स्क्वायर नहीं था यहाँ पर, तो के क्यू स्क्वायर तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो इट बिकम्स जी एम स्क्वायर बाई के क्यू स्क्वायर। ठीक है, सॉरी कॉमन ले लिए थे ना हम लोग, तो कॉमन ले लिए थे तो ये बाहर चला गया, यहाँ पर 1 कर दो, ये कॉमन ले लिए, यहाँ पर 1 रहेगा, ये हो गया जी एम स्क्वायर बाई के क्यू स्क्वायर। क्लियर बच्चा, तो यू स्क्वायर का ये वैल्यू होगा, तो सिर्फ यू का वैल्यू कितना होगा, इसके ऊपर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया तुम्हारा कितना बताओ, के क्यू स्क्वायर बाई 4m r 1 माइनस जी एम स्क्वायर बाई के क्यू स्क्वायर, तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया, दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर तुमको बोल दिया है 6 पॉइंट चार्जेस आर केप्ट 60 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर एज शोन इन द फिगर, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये सारा चार्जेस को हम लोग 60 डिग्री डिस्टेंस में अगर हम लोग रखेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर एक चार्ज के लिए यहाँ पर अगर हम लोग फील्ड निकालेंगे देन वो हर एक का फील्ड क्या होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। यहाँ पर +1 रख करके फील्ड कैलकुलेट करो, इसके लिए फील्ड यहाँ पर होगा, इसके लिए फील्ड यहाँ पर होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये दोनों कैंसिल नहीं होगा, क्यों, इसके लिए फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इसके लिए अगर हम लोग बोलेंगे फील्ड कहां पर होगा, पॉजिटिव चार्ज, इसका फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और इसके लिए अगर हम लोग बोलेंगे फील्ड कहां पर होगा, इसके लिए फील्ड ये अट्रैक्ट करेगा, तो इसका फील्ड का भी डायरेक्शन सेम होगा, दोनों का फील्ड का डायरेक्शन एक ही तरफ होगा। एक एक चार्ज के लिए फील्ड अगर हम लोग बोलेंगे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, तो इसके लिए भी के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसके लिए भी के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर हम लोग के क्यू बाई आर स्क्वायर को ई नोट मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लो के क्यू बाई आर स्क्वायर को ई नोट मान लेते हैं, तो यहाँ पर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2 ई नोट। ठीक है, क्योंकि हर दो चार्ज के बीच का एंगल कितना बताओ, ये बोला 60, ये 60, तो ये एंगल 30 होगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ये कंपोनेंट होगा और एक यहाँ कंपोनेंट होगा, तो यहाँ कंपोनेंट जो होगा वो हो जाएगा 2 ई नॉट cos 30, और यहाँ जो कंपोनेंट हो जाएगा ये 2 ई नॉट sin 30।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ओ पॉइंट पर इंटेंसिटी जो हो जाएगा हम लोग का फील्ड एट द पॉइंट ओ, ये पॉइंट को अगर हम लोग ओ मान लेंगे जा, तो फील्ड एट द पॉइंट ओ तुम्हारा वैल्यू कितना आ जाएगा, ये एक्स कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में, इसको माइनस आई कैप से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2 ई नॉट कॉस 30 का वैल्यू हो गया √3/2, डायरेक्शन दो माइनस आई कैप के साथ, ठीक है। और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, इसको हम लोग अगर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ई नॉट इंटू साइन 30 हाफ इट इज प्लस जे नॉट, ठीक है। तो ये बचा 2, ये 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, तो यहाँ से ई नॉट एक कॉमन ले लो, या माइनस साइन के साथ कॉमन ले लो, तो माइनस ई नॉट कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा हुआ रहेगा √3 आई कैप माइनस ई नॉट चला गया तो माइनस जे कैप रहेगा, ओके। अब ई नॉट का वैल्यू क्या था एक एक चार्ज के लिए, फील्ड विच इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो क्यू डिवाइडेड बाई के जगह में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो इंटू आर स्क्वायर, दिस इज √3 आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है। क्योंकि सब ऑप्शन किस में दिया हुआ था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में दिया हुआ था, तो इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो तुम्हारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ओके बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 स्मॉल आइडेंटिकल बबल्स ऑफ वाटर हैविंग सेम चार्ज ऑन ईच coalesce to form a bigger bubble, then the ratio of the potential on one initial bubble and that on the resultant bigger bubble। तो बहुत सारा आइडेंटिकल ड्रॉप्स को अगर हम लोग कंबाइन करके एक बड़ा सा ड्रॉप बनाते हैं, तो बड़ा सा ड्रॉप का जो पोटेंशियल होता है v, वो डायरेक्ट फॉर्मूला है ×2/3 इंटू स्मॉल v, ठीक है। ये एक एक स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल हो गया और ये सिंगल बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल हो गया, तो हमारा स्मॉल v बाई कैपिटल v कितना होगा ये पूछा है, तो स्मॉल v डिवाइडेड बाई कैपिटल v हो जाएगा 1/n⁻²/3, n हो गया तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स, जो दिया हुआ रहेगा यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितना बोल दिया, बोलो 3 आइडेंटिकल ड्रॉप्स बोल दिया, तो 3 यहाँ पर पुट कर दो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1/3⁻²/3, 1/3⁻²/3, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 positive charges each having charge small q are placed at the vertices of a pentagon as shown in the figure. The electric potential V and the electric field E at the center O of the pentagon due to these 5 positive charges। अगर हम लोग इस आइडेंटिकल चार्जेस को प्लेस कर दें एट द कॉर्नर्स ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगोन, कोई भी रेगुलर पॉलीगोन हो सकता है, वो पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो, ऑक्टागोन हो, नोनागोन हो, चाहे जो भी हो, उसके हर कॉर्नर पर हम लोग आइडेंटिकल चार्ज रखेंगे तो ऑलवेज याद रखना सेंटर पर रिजल्टिंग फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है, तो योर आंसर विल बी रिजल्टिंग फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर विल बी 0। तो एट द सेंटर रिजल्टिंग फील्ड इंटेंसिटी 0 देखो, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, 2 है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो तुम्हारा ऐसे ही बात हो जाएगा, ये दोनों नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब दूसरा चीज तुमको बोल दिया है कि वो पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो, तो पोटेंशियल हर एक चार्ज के लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो k/r होगा, तो 5 चार्जेस रखा हो तो 5k/r हो जाएगा, k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये 5k/r, k की जगह में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, तो 5q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर अगर इंटेंसिटी 0 होता है तो वहां पर पोटेंशियल 0 नहीं होता, वहां का पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इंटेंसिटी जहां पर 0 होगा पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल कैन नॉट बी 0, तो यहाँ पर इंटेंसिटी 0 तो पोटेंशियल 0 नहीं होगा, तो ये भी बात चला गई, ये भी नहीं होगा, तो ये तीनों में से तीनों नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर यही बचा हुआ है, तो डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैपेसिटर P with capacitance 10 into 10 to the power minus 6 farad is fully charged with a potential difference of 6 volt and disconnected from the battery। बैटरी से डिस्कनेक्ट करो, उसके बाद क्या किया, the charge capacitor P is connected across another charge Q with capacitance 20 into 10 to the power minus 6 farad। the charge on capacitor Q, दूसरे वाले कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना होगा when equilibrium is established will be अल्फा इंटू 10 to the power minus 5 कूलम, तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा। तो बच्चा इसमें जब दो कैपेसिटर को हैविंग डिफरेंट पोटेंशियल एक साथ कनेक्ट करते हैं, शेयरिंग ऑफ चार्ज होता है, तो फाइनली कितना चार्ज, दोनों का चार्ज फाइनली जब सेम हो जाएगा, दोनों का चार्ज जब फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम में, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो ईच चार्ज निकालने के लिए एक चीज हम लोग डायरेक्ट पढ़े थे यहाँ से, अमाउंट ऑफ चार्ज शेयर्ड बिटवीन द टू कंडक्टर्स, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था बताओ, C इफेक्टिव इंटू डेल V। जैसे एनर्जी कितना शेयरिंग हुआ, एनर्जी कितना लॉस हो गया, उसका फॉर्मूला क्या था, हाफ CV² कैपेसिटर का एनर्जी होता है, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट यूज कर लिए, क्या चीज बताओ, C को C इफेक्टिव कर दिए और V को डेल V कर दिए। वैसे ही कैपेसिटर का चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q = C × V। जब शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा तो फिर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज शेयरिंग हुआ उसका डायरेक्ट फॉर्मूला कर दो कि Q को डेल Q बना दो, C को C इफेक्टिव बना दो और V को डेल V बना दो। अब डेल V अगेन आगे की तरफ V1 और V2 का डिफरेंस हो जाएगा और C इफेक्टिव होगा C1 C2 बाई
C1 प्लस C2। तो यहाँ पर देखो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 का वैल्यू कितना होगा, एक हो गया तुम्हारा 10 और एक हो गया तुम्हारा 20। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। देखो बच्चा ऊपर में दो 10 टू द पावर माइनस 6 होगा और एक 10 टू द पावर माइनस 6 नीचे रहेगा, तो कैंसिल कर देंगे, कॉमन लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। इनटू डेल वी हो गया तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना यहाँ पर, एक तो अनचार्ज था और एक को चार्ज किया था कितना 6 वोल्ट तक, तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जीरो कैंसिल, 3 से ये कट कर दो, यहाँ पर हो जाएगा 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम। ठीक है, अब बच्चा इतना अमाउंट ऑफ चार्ज शेयरिंग होता है, तो पहले चार्ज था किसके अंदर, चार्ज पहले था C1 के अंदर ना, बिकॉज उसको चार्ज किए थे, और ये Q कैपेसिटर जो था वो अनचार्ज था। तो अमाउंट ऑफ चार्ज जितना शेयरिंग हुआ वो सिर्फ P कैपेसिटर से निकला, और Q में पहले चूंकि कोई चार्ज नहीं था तो जितना चार्ज शेयरिंग हुआ वही चार्ज अभी Q का हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ चार्ज शेयरिंग बिटवीन दीज टू कैपेसिटर्स विल बी द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर Q। ठीक है, तो अभी Q कैपेसिटर का जो चार्ज होगा वो कितना होगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम। क्लियर हुआ बच्चा? मान लो अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं कि P का कैपेसिटर का चार्ज पहले था 100 और Q का अनचार्ज था, जैसे हम दोनों को कनेक्ट कर दिए 20 कूलम ऑफ चार्ज शेयरिंग हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, P से 20 कूलम चार्ज निकल जाएगा और Q के अंदर 20 कूलम चार्ज चला जाएगा। तो Q तो पहले अनचार्ज था, अभी उसका जो चार्ज आ जाएगा वो 20 ही ना होगा, तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज P दिया वही चार्ज ऑफ द कैपेसिटर Q हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पर भी, जितना चार्ज शेयरिंग हो रहा है मतलब P दे रहा है वही चार्ज अभी Q के अंदर होगा। तो Q के अंदर चार्ज कितना होगा, डायरेक्ट 4 इंटू 10 टू द माइनस 5 कूलम कर दो, तो तुम्हारा ये आंसर बोल दिया कितना, अल्फा इंटू 10 टू द माइनस 5 कूलम। तो ये हो गया तुम्हारा अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 4। क्लियर बच्चा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2 point charges 2Q and Q are placed at vertex A and a center of face CDEF of cube as shown in the figure. The electric flux passing through the cube is. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब कैसे निकालेंगे? अब अगर एक एक चार्ज के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे, तो जो चार्ज एट द सेंटर ऑफ वन फेस रखा हुआ है क्यूब के किसी भी एक फेस के सेंटर में रख देंगे, तो उसके लिए फ्लक्स जो होता है थ्रू ओनली वन क्यूब इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसके साथ एक और क्यूब रखेंगे तो टोटल फ्लक्स होता है बताओ कितना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिर्फ एक में क्या होगा, दोनों में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो एक का हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बच्चा? अब अगर एक कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ रहता है तो उसके लिए टोटल फ्लक्स जो होगा वो 2Q बाई एप्सिलॉन 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और ये कॉर्नर पर चार्ज को अगर हम लोग क्लोज बनाएंगे तो 8 क्यूब्स का जरूरत पड़ता था ना, इसके चारों तरफ ऊपर से रखेंगे, तो एक क्यूब का जो फ्लक्स होता है वो कितना हो जाएगा, टोटल डिवाइडेड बाई 1/8। तो टोटल फ्लक्स होगा यहाँ पर 2Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको 8 से डिवाइड कर दो तो एक क्यूब का फ्लक्स निकल जाएगा। तब क्योंकि यहाँ पर दोनों चार्ज है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो, यहाँ 2 से कट गया 4 आ गया, एलसीएम ले लो 4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एक 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2Q प्लस Q, दिस इज 3Q। तो आंसर इज 3Q डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, फिर से वही प्लेट ऑफ द कैपेसिटर दिया हुआ है, दोनों के बीच में बहुत सारा मीडियम है, ये डायलेक्ट्रिक मीडियम है K1, ये K2, ये K3 है। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, पहले विदाउट एनी डायलेक्ट्रिक मतलब एयर फील्ड कैपेसिटर कैपेसिटेंस C था, जैसे डायलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करेंगे तो K टाइम्स हो जाएगा, एक से ज्यादा मीडियम रहेगा तो K इफेक्टिव टाइम्स हो जाएगा। यहाँ चूंकि एक से ज्यादा मीडियम है तो नया कैपेसिटेंस जो हो जाएगा यहाँ पर देखो, इज नाउ फिल्ड विद 3 डायलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3। K1, K2, K3 का वैल्यू दे दिया हुआ, तो न्यू कैपेसिटेंस इज n/3 टाइम्स ऑफ C। तो ये n/3 हो गया तुम्हारा K इफेक्टिव। पहले एयर फील्ड कैपेसिटर C था, तो अगर बहुत सारा डायलेक्ट्रिक मीडियम हम लोग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इंसर्ट कर देंगे तो अभी कैपेसिटेंस क्या होगा, जो पहले था उसका K टाइम्स होगा, एक मीडियम रहेगा और बहुत सारा तो K इफेक्टिव टाइम्स हो जाएगा। तो यही तुम्हारा K इफेक्टिव का वैल्यू हो गया ना। अब ये K इफेक्टिव का वैल्यू निकालेंगे, अगर हम लोग K इफेक्टिव का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो, अगर D इक्वली डिवाइड होता है तो हार्मोनिक मीन, और एरिया इक्वली डिवाइड होता है तो फिर अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका और इसका एरिया इक्वली डिवाइड हुआ है तो अरिथमेटिक मीन इज मोर इजियर, तो उसको हम लोग पहले कर लेते हैं। तो K2 और K3 का अरिथमेटिक मीन कितना होगा, K2 तुम्हारा हो गया 3, K3 का वैल्यू हो गया 5, तो 3 और 5 का अरिथमेटिक मीन हो जाएगा 3 + 5/2 विच इज इक्वल टू 4। तो इसका K हो गया, मतलब ये नीचे वाला पूरा मीडियम का एक वैल्यू K का आ गया, वो हो गया 4, और ऊपर वाला का वैल्यू जो है ये कितना है 2। अब ये और ये देखो D इक्वल डिवाइड हुआ, तब इन दोनों का मिला करके अगर K इफेक्टिव का वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा हार्मोनिक मीन, और हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 2AB/A + B। ठीक है, तो K इफेक्टिव का वैल्यू हो जाएगा 2AB/A
a प्लस बी। तो a यहां पर लेंगे हम लोग 2 और b का वैल्यू लेंगे 4। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6। तो 2 से कट गया, यहां पर 3 हो गया, तो ये हो गया 8/3। तो k इफेक्टिव मतलब n/3, जो क्या आया यहाँ पर 8/3। तो n का वैल्यू तुम्हारा आ गया यहाँ पर कितना 8। क्लियर बच्चा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये दिया हुआ है तुम्हारा टू शॉर्ट डाइपोल्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस माइनस 2 माइक्रोकूलम एंड लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस माइनस 4 माइक्रोकूलम एंड लेंथ 1 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड विथ their centers 80 centimeter apart as shown in the figure. The electric field at the point P at a point P equidistant from the centers of both the dipole. दोनों डाइपोल से इक्वल डिस्टेंस में अगर ये होगा तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ईच डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा बताओ? यहां से डिस्टेंस ये हो गया 40 सेंटीमीटर और यहां से ये डिस्टेंस भी हो जाएगा कितना 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो ये P पॉइंट इस डाइपोल के अकॉर्डिंगली इसके एक्सिस के ऊपर है और इस डाइपोल के अकॉर्डिंगली इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन पर है। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए उसके एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल का सॉरी फील्ड का फॉर्मूला होता है कितना 2 Kp डिवाइडेड बाई r क्यूब, और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो सिर्फ Kp बाई r क्यूब हो जाएगा। ओके, अब P के बारे में एक चीज देखो, P इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विच इज गिवन बाई द चार्ज ऑफ एनी वन पोल इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द डाइपोल दोनों ही का बोल दिया कितना, देखो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर लेकिन चार्ज एक का देखो प्लस माइनस 2 माइक्रोकूलम बोला और एक का प्लस माइनस 4 माइक्रोकूलम बोला। तो एक का डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 2 इंटू 1 और एक का होगा 4 इंटू 1। तो मतलब एक का डाइपोल मोमेंट जो आएगा दूसरा का डाइपोल मोमेंट उसका डबल होगा, है ना। तो इसका वाला डाइपोल मोमेंट ए का अगर हम लोग 2 के लिए माने, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ पर होगा, दैट इज P। इसको अगर हम लोग P मान लेते हैं या तो ये वाला डाइपोल मोमेंट जो होगा इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो इसको हम लोग को 2P मानना पड़ेगा क्योंकि उसका चार्ज कितना बताओ प्लस माइनस 4, इसका डबल है, इसका डाइपोल मोमेंट भी डबल हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट को 2P मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली इस पॉइंट पर अगर फील्ड निकालोगे तो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड कितना होगा, सेम एज दैट ऑफ द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा K इंटू 2P बाई R क्यूब। ठीक है, तो K इंटू 2P बाई R क्यूब, R का वैल्यू 40 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चा? और इसके लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है उसका उल्टा हो जाएगा, एंटी पैरेलल होता है, इस तरफ आ जाएगा फील्ड का डायरेक्शन, और इसका फॉर्मूला होता है कितना K इंटू डाइपोल मोमेंट बाई R क्यूब। R दोनों के लिए सेम है लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, अब P, इसका P तो 2P है ना, तो यहां पर अगर वैल्यू लिखेंगे तो K इंटू इसका भी 2P बाई R क्यूब होगा। इसका मतलब देखो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P सेम हो गया ना, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो रिजल्टिंग फील्ड एट द पॉइंट P अगर हम लोग बोलेंगे तो वो √2 टाइम्स ऑफ K इंटू 2P बाई R क्यूब हो जाएगा। दो वेक्टर अगर इक्वल रहेगा मैग्नीट्यूड, एंगल दोनों के बीच में कितना 90 डिग्री, एक इस तरफ और एक इस तरफ, एंटी पैरेलल मतलब इस तरफ इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा ना, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री हो गया, तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा √2 टाइम्स कर दो, तो √2 इंटू किसी एक का मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √2 का वैल्यू ऐसे ही रखो, K हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 2P, P का वैल्यू हो गया कितना, ये वाला P इसके लिए पकड़े थे ना, पहला वाला का P पकड़ लिया, दूसरा वाला का 2P होता था। P का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 2 कोई भी एक चार्ज Q इंटू L, तो Q हो गया 2 10 टू द पावर -6 और L हो गया तुम्हारा यहां से देखो 1 सेंटीमीटर लेंथ था, 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो, -2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई R क्यूब। R यहां पर देखो 40 सेंटीमीटर। ठीक है, P पॉइंट का फ्रॉम ईच डाइपोल डिस्टेंस कितना होगा 80/2, 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 4/10। तो 4/10 4 का क्यूब कर देंगे अगर हम लोग तो 4 इंटू 4 इंटू 4 होगा, और बाई 10 10 का क्यूब करें तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, कितना आता है देखो, इसका कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, कितना आता है देखो 2 इंटू 2 4, ये 4 चला गया, तो यहां पर बच गया तुम्हारा कितना 9 √2 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, और यहां से कितना हो जाएगा ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, माइक्रोकूलम चार्ज चेंज कर लिए थे हम लोग, चार्ज को पुट कर दिए यहाँ पर 10 टू द -6। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा कितना बताओ, दिस वन इज 10 टू द पावर 3 और ये ऊपर आएगा तो 10 टू द पावर 6 -10 टू द पावर 2, तो 10 टू द पावर 4 बचा यहाँ पर। 10 टू द पावर 4 का मतलब हो गया 100 इंटू 100 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर R क्यूब था, क्यूब 4/10, 4/10 का क्यूब करेंगे तो 4 ये आ गया 10 टू द पावर -3, ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना
12 माइनस 8, 12 माइनस 8 का मतलब हो गया 4, 10 टू द पावर 4 रहेगा। ठीक है, चलो इसका कैलकुलेशन करो कितना आता है। अच्छा 10 टू द पावर 4 यहाँ पर दिया ऑप्शन में, 10 टू द पावर 4 को अलग कर लो तो ये हो गया तुम्हारा 9√2/16 इंटू 10 टू द पावर 4। पूरा कैलकुलेशन करना ही नहीं था, ठीक है ना, ये दिया हुआ था 9/16√2 10 टू द पावर 4, तो 9/16√2 10 टू द पावर 4, ये हो गया तुम्हारा आंसर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा? नेक्स्ट देखो, टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट respectively in an external electric field where a equal to a constant है, a का वैल्यू यहाँ पर दे दिया हुआ है। Considering the potential at infinity is 0, the electrostatic energy of the configuration, पूरा configuration का electrostatic energy कितना होगा? तो बच्चा देखो, दो चार्ज को हम लोग, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड है, उस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर ये दो पॉइंट पर दो चार्जेस रख दिए। ये पॉइंट हो गया तुम्हारा -9,0,0, ओके, और यहाँ पर चार्ज रखे हम लोग 7 माइक्रोकूलम, और ये पॉइंट हो गया तुम्हारा 9,0,0 और यहाँ पर चार्ज रखे हो तुम लोग -2 माइक्रोकूलम। तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग किसी पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो उसके अंदर जो एनर्जी आएगा एक्सटर्नल फील्ड की वजह से वो याद रखना, उसका एनर्जी होता है Q इंटू वी। जिस पॉइंट पर तुम चार्ज रखे हो, Q को मान लो Q0 चार्ज रखे हम लोग, टेस्ट चार्ज, जिस पॉइंट पर प्लेस किया उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, उससे Q0 को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम लोग ए पॉइंट पर, ये पॉइंट मान लो हम लोग का ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर इस चार्ज को रखें तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कि ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, उसको 7 माइक्रोकूलम से मल्टीप्लाई कर दो, तुम इस पॉइंट में उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना है ये निकल जाएगा। अगर तुमको बोला इस पॉइंट पर एक दूसरा चार्ज रखें, दिस पॉइंट इज सपोज बी, तो उस चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो उसके लिए तुमको इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, जिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हो उस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल करके -2 माइक्रोकूलम से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। लेकिन चूंकि तुमको बोला है द एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द टोटल कॉन्फ़िगरेशन, तो टोटल कॉन्फ़िगरेशन के लिए इन दोनों चार्जेस के बीच में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, उसके साथ साथ इन दोनों के बीच में एक अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट इज K Q1 Q2 by R। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब सबको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं इस फील्ड के लिए। तो E का वैल्यू अगर ये होगा A/R², मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड अगर ये होगा तो E इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -dV/dr। ठीक है, तो dV का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा यहां से कितना बताओ, -A/R² इंटू dr। इसको अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/r² का इंटीग्रेशन होता है -1/r, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया A/R। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट A/R। अब जिस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट पर R का वैल्यू कितना है वो पुट कर दो। ठीक है, तो जैसे हम लोग बोलेंगे इस पॉइंट पर R का वैल्यू कितना है, -9, माइनस जहां पर भी रहे तो हमको डिस्टेंस सिर्फ पुट करना, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर, R का वैल्यू 9 सेंटीमीटर, R का वैल्यू 9 सेंटीमीटर अगर हम लोग पुट करें तो टोटल सिस्टम का एनर्जी निकालो। ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, ए का वैल्यू 9 पुट करो, और सॉरी R का वैल्यू 9 पुट करो, और ए यहाँ पर दिया हुआ है इतना, तो ए का वैल्यू हो गया तुम्हारा यहाँ पर कितना, A becomes 9 into 10 to the power 5 divided by small r। ओके, तो यहाँ लिखो 9 into 10 to the power 5 divided by small r। स्मॉल r 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर को चेंज कर लो मीटर में, तो 9 into 10 to the power -2 होगा। ये हो गया पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट पर तुम चार्ज कितना रख रहे हो बताओ, 7 माइक्रोकूलम, तो उसका एनर्जी कितना होगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 into 10 to the power -6। ठीक है, ये इस पॉइंट पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसका अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो निकल गया। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा बताओ, +9 into 10 to the power 5 डिवाइडेड बाई अगेन 9 into 10 to the power -2, क्योंकि ये भी 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, ओरिजिन से दोनों का डिस्टेंस सेम है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, डिस्टेंस यहां पर लिखेंगे। जब चार्ज को मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी स्केलर क्वांटिटी जब कैलकुलेट करोगे तो जहां पर चार्ज लिखना होगा तो चार्ज को हमेशा विद साइन पुट किया जाता है स्केलर क्वांटिटी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, ये सब स्केलर क्वांटिटी, जहां पर चार्ज पुट करोगे विद प्रॉपर साइन पुट करोगे। यहाँ पॉजिटिव चार्ज था प्लस साइन लिखे, यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर -2 into 10 to the power -6 होगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक और एनर्जी होगा जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दिस टू पॉइंट चार्जेस, तो उसका फॉर्मूला होगा K Q1 Q2 by R। ठीक है, तो K हो गया तुम्हारा 9 into 10 to the power 9, Q1 का वैल्यू हो गया तुम्हारा 7, Q2 का वैल्यू हो गया तुम्हारा -2, और दोनों को माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करोगे तो 10 to the -12 होगा, डिवाइडेड बाई
आर मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया अभी 18 सेंटीमीटर। देखो ओरिजिन अगर यहाँ पर होगा तो यहाँ 9 सेंटीमीटर, यहाँ 9 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 18 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो तो ये हो गया 18 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, देखो कितना आता है। तो यहाँ से ये 9 कैंसिल, इसको ऊपर लेकर के जाओ तो 7 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा बताओ। ये 2 ऊपर चला गया, 7 - 6, तो इसका मतलब एक 10 बचा, तो ये 70 हो गया। ठीक है, अब ये माइनस साइन इसका पहले आ जाएगा, ये माइनस यहाँ आ गया, ये भी 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला गया 10 टू द पावर 7, 10 पर -6, 10 बचा तो यह -20 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस साइन पहले आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 9 इंटू 2 18 और यहाँ पर 18 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा हुआ सिर्फ 7। अब यहाँ पर 10 टू द पावर ऊपर -2 पर लेकर के जाओ तो ये हो गया तुम्हारे कितना बताओ 10 टू द पावर 11 और ये 10 पर -12, तो 10 टू द पावर -1 बचेगा, तो इट इज -7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये वाला तुम्हारा 50 - 0.7, 50 से 0.7 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये हो गया 49.3 जूल। दिस इज योर आंसर, 49.3। कौन सा बच्चा ऑप्शन देखो 49.3 जूल, ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा? इस तरह से हम लोग सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड के लिए अगर तुम्हारा एनर्जी बोलता तो तुम्हारा आंसर ये होता, सिर्फ ये वाला 70 - 20। लेकिन पूरा कॉन्फ़िगरेशन का एनर्जी निकालने के लिए बोल दिया है तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से तो एनर्जी हो गई, प्लस उन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस होगा वो भी एनर्जी कंसीडर करना पड़ेगा, तो वो एनर्जी भी यहाँ पर कंसीडर करना होगा। तो टोटल ऐड करोगे तो तुम्हारा करेक्ट आंसर ये होगा। क्लियर बच्चा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A parallel plate capacitor with plate separation 5 mm is charged by a battery. On introducing a mica sheet of 2 mm and maintaining the connection of the plates with the terminals of the battery, it is found that it draws 25% more charges from the battery. 25% और चार्ज आ गया। The dielectric constant of the mica sheet is, तो बच्चा इसका देखो डायरेक्ट एक रिलेशन है कि अगर हम लोग डायलेक्ट्रिक मीडियम कोई भी इंसर्ट करते हैं एयर फील्ड कैपेसिटर के अंदर, तो फिर अगर बैटरी उसके अंदर कनेक्टेड होगा, जैसे ही मीडियम इंसर्ट करेंगे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा। पोटेंशियल जैसे ही कम होगा, स्टिल बैटरी इज कनेक्टेड, तो बैटरी क्या करेगा फिर से कुछ चार्ज देकर के पोटेंशियल वापस पहले जितना था उतना ही कर देता है। तो पहले का चार्ज न्यू चार्ज उन दोनों में क्या रिलेशन होगा, न्यू चार्ज जो होगा वो पहले जो चार्ज था उसका k टाइम्स हो जाता है। पहले जो चार्ज था वो k टाइम्स हो जाएगा। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं हम लोग, जब टोटल एयर को एक डायलेक्ट्रिक मीडियम से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अगर वहां पर एक से ज्यादा मीडियम इंसर्ट करेंगे तो बताओ बच्चा यहाँ k की जगह में क्या हो जाएगा, नाउ k बिकम्स k इफेक्टिव। अब k इफेक्टिव निकालने का फॉर्मूला क्या है, पहले की तरह। ठीक है, तो अभी जो चार्ज है देखो, पहले तुमको क्वेश्चन में दे दिया हुआ है कि पहले जितना चार्ज था अभी 25% और चार्ज चला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले Q0 था, अभी 25% ऐड कर दो, तो Q0 प्लस Q0, 25% का मतलब Q0/4, तो न्यू चार्ज जो हो जाएगा यहां से वो Q0 प्लस Q0/4 होगा, विच इज इक्वल टू 5/4 Q0। तो अल्टीमेटली तुम्हारा ये K इफेक्टिव का वैल्यू दे दिया है ना। अब यहां पर K इफेक्टिव निकालने का फॉर्मूला बताओ क्या था, क्योंकि दो प्लेट्स के बीच में हम लोग इतना एक माइका शीट इंट्रोड्यूस किए हैं, ये हो गया 2 मिलीमीटर और बाकी 3 मिलीमीटर अभी भी क्या रहेगा एयर, ये K हो गया। तो D डिवाइड हो रहा है ना, D डिवाइड होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ D डिवाइड बाई समेशन ऑफ D बाई K, है ना। तो D समेशन ऑफ D लगाएंगे तो वो तो 5 मिलीमीटर हो जाएगा, और नीचे क्या होगा D बाई K, तो ये D हो गया 2 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई K, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 बाई K। बाकी 3 मिलीमीटर कौन बचा हुआ है एयर, तो यहां हो जाएगा 3/1, इसका वैल्यू कितना होगा बताओ, दिस इज 5/4। क्लियर बच्चा? तो यहां से 5 और 5 कैंसिल कर दो, दोनों को उलट दो, तो 2/k प्लस 3 इक्वल टू 4, 3 को वहां लेकर के जाओ, 2/k इक्वल टू 1, तो k का वैल्यू हो गया तुम्हारा 2। k का वैल्यू हो गया 2, तो डायरेक्ट यू कैन से योर आंसर इज दिस वन। इस तरह से बच्चा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो टाइम हम लोगों को दिया हुआ रहता है जेईई मेन में, तो फिर भी एनफ टाइम दिया हुआ रहता है, 2 मिनट से ज्यादा टाइम रहेगा, ऑलमोस्ट 2.5 मिनट तक एक एक क्वेश्चन को करने के लिए टाइम रहता है। लेकिन नीट में जो क्वेश्चन तुम लोग को दिया हुआ रहेगा वहां पर ये एक क्वेश्चन के लिए तुम्हारा 1 मिनट टाइम रहेगा, तो 1 मिनट के अंदर तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसका मेथड जो यूज करोगे, मेथड यूज करके बनाओगे, बहुत लेंथी मेथड में चले जाओगे। तो इसके लिए इसको हम लोग स्मार्टली क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसको वेरी क्विकली हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारा मेथड हम तुम लोग क्लास में भी बताते हैं कि इस तरह से हम लोग अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन को हम लोग कुछ ही टाइम, वैसे इतना टाइम तुमको हमको बताने के लिए लग रहा है, समझाने के लिए लग रहा है। अगर हम लोग इसको ये सब चीज जाना हुआ रहेगा पहले, तो ये कैलकुलेशन, इतना सब कैलकुलेशन करने में हमको कितना टाइम लगेगा बताओ, हार्डली 10 से 15 सेकंड लगेगा, उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, तो ये सब चीज बच्चा इसमें सीखने के लिए, नीट के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, क्योंकि वहां पर टाइम तुम्हारे पास बहुत कम रहता है। ठीक है, यहां देखो क्वेश्चन, 3 चार्जेस प्लस 2q प्लस 3q एंड माइनस 4q आर सिचुएटेड एट दीज 3 पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली इन द xy प्लेन, द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज, अबाउट ओरिजिन रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो अगर हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है तो पहला चार्ज जो है प्लस 2q कहां रखा गया, 0,-3, ये हो गया तुम्हारा 0,-3 ए पॉइंट, इस पॉइंट पर तुम्हारा पहला चार्ज रखा हुआ है विच इज इक्वल टू प्लस 2q। दूसरा चार्ज है प्लस 3q, वो रखा है 2a, ये हो गया तुम्हारा 2a,0। यहां पर जो चार्ज रखे हैं वो कौन सा चार्ज है बताओ, 3q। और तीसरा हो गया माइनस 4q जो कि प्लेस्ड है एट -2a, ये हो गया -2a,0 और यहां पर चार्ज रख दिया हम लोग कितना, -4q। ठीक है, तो तुमको बोल दिया है द रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट अबाउट द ओरिजिन, तो ओरिजिन ये हो गया बच्चा। तो ओरिजिन के अबाउट अगर कोई भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, उस डाइपोल के अंदर जो भी चार्जेस रहता है उस चार्ज से लेकर के जिस पॉइंट के अबाउट निकाल लो उस पॉइंट से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल डाइपोल मोमेंट अबाउट द ओरिजिन अगर हम लोग निकालेंगे तो इसको हम लोग डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, Q1 इंटू R1 वेक्टर, दूसरा चार्ज मान लो Q2 वेक्टर है इंटू R2 वेक्टर, Q3 जो है इंटू R3 वेक्टर, जितना चार्जेस रहेगा इसको पुट कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग मान लेते हैं, सपोज अगर ऐसा मान लेते हैं, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग ऐसे रखे हैं, यहाँ पर प्लस Q है, यहाँ पर माइनस Q है, ये ओरिजिन है, और इसका लेंथ मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक L/2 है, इसका लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो L/2 है। तो अबाउट दी ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस के ऊपर रखे हो, तो अबाउट दी ओरिजिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ, प्लस Q इंटू L/2 इंटू आई कैप, वेक्टर बनाए हम लोग उसको। और इसके लिए क्या लिखोगे तुम लोग, माइनस Q इंटू L/2 इंटू माइनस आई कैप होगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया QL/2 आई कैप प्लस QL/2 आई कैप, दोनों को ऐड कर दो तो कितना होगा, QL इंटू आई कैप। तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा एनी वन चार्ज इंटू L, डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हम लोग का जनरल फॉर्मूला, जहां से हम लोग बहुत सारा डाइपोल, अगर बहुत सारा चार्जेस को डिफरेंट प्लेसेस पर रख दोगे, अबाउट एनी पॉइंट तुमको अगर बोल देगा सबका मिलाकर कॉम्बिनेशन का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालो, तो यहां से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो यहां से Q1 मान लो, इसको Q1 का वैल्यू कितना था, प्लस 2Q, और ये हो गया प्लस 2Q, ये डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 3a इंटू माइनस जे कैप हो जाएगा, था ना, -3a जे कैप होगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में है। ठीक है, अब Q2 ये वाला था, ये हो गया तुम्हारा प्लस 3Q एंड दिस इज 2a प्लस आई कैप होगा, और Q3 हो गया तुम्हारा -4Q, अब वो चला गया -2a आई कैप में, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में। तो यहां से वैल्यू तुम लोग अगर पुट करो तो कितना मिलेगा, -6QA जे कैप एंड दिस वन इज प्लस 6QA आई कैप एंड दिस वन इज माइनस प्लस 4 2 8QA आई कैप। तो बच्चा ये 8 और ये 6, 8 और 6 हो जाएगा तुम्हारा कितना, 14, 16QA आई कैप होगा -6QA जे कैप होगा। ठीक है, ये आ गया वैल्यू। इसमें से कॉमन क्या आएगा तुम्हारा, कॉमन आ गया तुम्हारा 2QA कॉमन ले लो, तो ये हो गया 7 आई कैप -3 जे कैप। ठीक है, 7 आई कैप -3 जे कैप 2QA, तो ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन अ चार्ज स्फेरिकल रीजन ऑफ रेडियस r varies as v equal to this one, where a and b are constant, the total charge in the sphere of unit radius is this one। total charge ये बता दिया, the value of alpha क्या होगा। तो अगर हम लोगों का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन अ चार्ज स्फेरिकल रीजन तुमको दिया हुआ रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तुमको ये दिया हुआ है, v इक्वल टू कितना दिया बताओ, a r क्यूब प्लस b। तो हम लोग v को अगर विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसका डेरिवेटिव करो 3a r² हो गया, तो e का वैल्यू होता है -dv/dr, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा -3a/r², ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज बॉडी। तो अब ये ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर अगर हम लोग बोलते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर बोलते हैं, तो स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। और रेडियस तुम्हारा बोल दिया यहाँ पर कितना बताओ, यूनिट रेडियस, यूनिट रेडियस का मतलब इसका वैल्यू 1 हो गया। तो ऑन दी सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा दैट बिकम्स इक्वल टू -3QA।
ठीक है। और सरफेस ऑफ एनी स्फेरिकल कंडक्टर, इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है बताओ, के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्यू इज द टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर। ओके, तो यहाँ पर आर चूंकि यूनिटी बोल दिया है तो आर की जगह में 1 लिखो और के की जगह में कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर इज माइनस 3a। तो क्यू का वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, इट बिकम्स इक्वल टू माइनस 12 पाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ पर दे दिया हुआ था पाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू अल्फा, तो अल्फा की जगह में यहाँ पर वैल्यू आ गया तुम्हारा -12, तो -12 इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ ये क्वेश्चन दे दिया था तुम्हारा, देयर आर 3 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स ए बी एंड सी ऑफ रेडियाई स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और तीनों का चार्जेस यहाँ पर दे दिया हुआ Q1 Q2 और Q3, ठीक है। इसका चार्ज है तुम्हारा Q1, इसका चार्ज Q2, इसका चार्ज Q3 दिया हुआ, रेडियस तीनों का दे दिया स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ऑन द सरफेस, तीनों के सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा। तो बच्चा यहाँ पर अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल अगर हम निकालेंगे तो उसके अराउंड जितना चार्जेस होता है सबके लिए पोटेंशियल निकाल करके ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ 3 स्फेरिकल कंडक्टर है तो तीनों का पोटेंशियल निकाल करके ऐड करेंगे, तो इसके सरफेस पर पोटेंशियल जब निकालेंगे तो इसके लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताओ, इसके सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई रेडियस, तो इसके लिए पोटेंशियल हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ ए अगर बोलेंगे हम लोग तो के Q1 बाई रेडियस, लेकिन उसके बाहर जो स्फेरिकल कंडक्टर है Q2 Q3, मतलब ये A है, ये B है, ये C है, तो B और C के रिस्पेक्ट से इसके सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट जो रहेगा उसके अंदर रहेगा। किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल उसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वही होता है। तो B के सरफेस पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा बोलो, के Q2 बाई B, और C के सरफेस पर कितना होगा के Q3 बाई C, तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा सबको ऐड कर दो। सिमिलरली बी के ऊपर जब पोटेंशियल निकालोगे तो बी चार्ज के लिए पोटेंशियल उसके सरफेस पर कितना होगा के क्यू बाई रेडियस, लेकिन ए के रिस्पेक्ट से उसके बाहर चला गया। अब उसके बाहर अगर स्फेरिकल कंडक्टर के बाहर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या था बताओ, के इंटू चार्ज ऑफ दैट स्फेरिकल कंडक्टर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहां से लेकर के बी सरफेस के ऊपर का जो डिस्टेंस होगा वो बी हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा के Q1 बाई बी और Q2 बाई बी, और सी के रेस्पेक्ट से अभी भी उसके अंदर है तो उसके लिए पोटेंशियल हो जाएगा कितना बताओ, के Q3 बाई सी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं के इंटू Q1 प्लस Q2 बाई बी प्लस के इंटू Q3 बाई सी। वैसे ही सी के ऊपर जब लिखोगे तो सी के ऊपर कोई भी पॉइंट ए और बी दोनों के बाहर चला गया तो दोनों के सेंटर से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जो होगा वो सी के बराबर हो जाएगा। तो फिर पहला वाला ए के लिए होगा पोटेंशियल होगा बाई सी, बी के लिए पोटेंशियल होगा बाई सी, और सी के लिए तो उसके सरफेस के ऊपर है तो बाई सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर के बार कॉमन ले लेंगे हम लोग तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई सी हो जाएगा। तो योर करेक्ट आंसर विल बी, देखो ये हो गया तुम्हारा के का जगह में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए के सरफेस पर Q1 बाई ए, Q2 बाई बी, Q3 बाई सी, के कॉमन ले लेंगे ये आ जाएगा, और बी के सरफेस पर होगा तो Q1 प्लस Q2 बाई बी, Q1 प्लस Q2 बाई बी प्लस Q3 बाई सी, के कॉमन ले लोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर रहेगा, और सी के ऊपर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई सी। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा। अब यहां पर देखो 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ईच विथ एरिया A एंड सेपरेशन D are filled with 2 dielectrics K1 and K2 in the following fashion. Which of the following is true? K1 का वैल्यू K2 से बड़ा है। यहाँ पर भी देखो बच्चा कॉन्सेप्ट वही है, एक जगह एरिया डिवाइड हो रहा है, एक जगह डी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर दोनों चीज है, एरिया भी डिवाइड हो रहा है, डी भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर भी एरिया डी भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर एरिया डी दोनों तरफ डिवाइड हो रहा है, ऊपर भी नीचे भी। तो अगर हम लोग K1 और K2 के टर्म्स में K इफेक्टिव का वैल्यू निकालें तो तुमको यहाँ पर अरेंज करने के लिए बोला कि किसका कैपेसिटेंस ए बी सी, 3 कंडीशन में ए केस, बी केस, सी केस, तीनों केस में किसमें कैपेसिटेंस का वैल्यू सबसे ज्यादा है, किसमें सबसे कम है, अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज उसको अरेंज करने बोला, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला। तो सिर्फ K1 और K2 का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट बाय सम इस फॉर्म में आ जाएगा, तो उसमें हम लोग ये नहीं समझ पाएंगे कौन का वैल्यू, किसका वैल्यू सबसे ज्यादा हो रहा है, किसका वैल्यू सबसे कम हो रहा है। तो उसको आसान करने के लिए तुम लोग क्या करोगे, क्योंकि K1 इज ग्रेटर देन K2 बोल दिया है तो तुम लोग K1 और K2 का खुद से कोई वैल्यू लेट कर लो। मान लो कि हम लोग K1 का वैल्यू लेट करते हैं 2 और K2 का वैल्यू लेट करते हैं 1, एज इट इज नथिंग इज गिवन कि कौन सा मीडियम है, वी डोंट नो, हम लोग कोई भी मीडियम लेट कर लेते हैं। हाँ K1 बड़ा है तो K1 का वैल्यू ज्यादा लेट कर लो, K2 का वैल्यू कम लेट कर लो। तुम K2 का वैल्यू 2 लेट करो, K1 का वैल्यू 4 लेट कर लो, वो भी चलेगा, या K1 का वैल्यू तुम लोग 3 लेट कर लो, K2 का वैल्यू 2 लेट कर लो, वो भी चलेगा। K1 इज ग्रेटर देन K2, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली अब हम लोग हर एक का K इफेक्टिव निकालेंगे। कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, पहले जो एयर फील्ड कैपेसिटर था अभी कितना होगा उसका K इफेक्टिव टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज देयर आर मोर देन 1 डायलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द 2 प्लेट्स। तो K इफेक्टिव का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग अभी डायरेक्ट क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, अगर एरिया इक्वल डिवाइड हो रहा है
एरिथमेटिक मीन डी इक्वल डिवाइड हो रहा है हार्मोनिक मीन, दो के लिए हार्मोनिक मीन होता है 2ab by a plus b, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों का k1 और k2 का वैल्यू अगर हम लोग ये दोनों ले लेंगे तो इन दोनों का एरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा बताओ, 2 + 1 by 2, दिस इज 3 by 2 ना। अब ये 3 by 2 के साथ k1 का वैल्यू हम लोग यहां पर क्या लेट किए हैं बताओ 2, यहां पर दोनों का मिला के कितना आ गया 3 by 2, तो इन दोनों का k इफेक्टिव कितना होगा बताओ, जिसको हम लोग के ए मान लेते हैं, ठीक है, ए केस के लिए। अब ये चूंकि अभी हार्मोनिक मीन इसका कंसीडर करेंगे तो हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा बताओ, 2 × 2 × 3 by 2 डिवाइडेड बाई दोनों का ऐड करो तो 4 + 3 7 by 2 होगा, तो 2 2 यहां से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 2 = 4 प्लस 2 2 = 4 3 = 12 12 by 7 हो गया, ये के ए हो गया। अब के बी निकालो, के बी के लिए यहां पर k1 और k2 का फिर से अरिथमेटिक मीन होगा विच इज अगेन 3 by 2, ठीक है, लेकिन k2 का वैल्यू यहां पर कितना लेंगे, अब k2 का वैल्यू तो 1 मान लिया हम लोग, तो इन दोनों का हार्मोनिक मीन अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 2 × 1 × 3 by 2 डिवाइडेड बाई ये हो गया तुम्हारा कितना बताओ, तो इसको ऐड कर दो k1 + k2 तो 5 by 2 होगा, 2 2 कैंसिल कर दो तो ये हो गया 6 by 5 6 by 5। अब हो गया के सी पॉइंट के लिए बोलो, सी के लिए अगर हम लोग बोलते हैं यहां पर k1 k2, यहां पर भी k1 k2, ये एरिया ऊपर में इक्वल डिवाइड हो रहा है नीचे भी इक्वल डिवाइड हो रहा है, नीचे और ऊपर का अलग अलग पहले निकाल लो, तो इन दोनों का अलग अलग निकालोगे तो यहां पर कितना आएगा बोलो 3 by 2, यहां पर भी कितना आएगा 3 by 2, ठीक है, तो दोनों का वैल्यू सेम आ गया ना। अब हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, तो दोनों का वैल्यू अगर सेम होता है तो फिर उसका के इफेक्टिव का वैल्यू कितना होता है देखो 2k × k by k + k 2k, तो ये k कट गया 2 कट गया, एक्चुअली बचेगा कितना k बचेगा ना। तो दो इक्वल नंबर का हार्मोनिक मीन अगर निकालोगे तो जो इक्वल नंबर दिया हुआ वही उसका हार्मोनिक मीन आ जाएगा, तो इसका इक्वल नंबर का हार्मोनिक मीन दोनों का 3 by 2 है, तो थर्ड केस में इसका वैल्यू 3 by 2 आएगा, तो ये हो गया 1.5, ये हो गया 1.2, 12 से डिवाइड करोगे तो ये ऑलमोस्ट 1.7 आएगा, ठीक है। तो अब यहां जिसका के इफेक्टिव सबसे ज्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस भी सबसे ज्यादा होगा, तो इन तीनों में देखो सबसे ज्यादा के इफेक्टिव किसका है, ए केस का, तो इसका कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा होगा, के ए सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद कौन होगा सी का होगा, लास्ट में क्या होगा बी का होगा, ठीक है। तो योर करेक्ट आंसर विल बी सी ए फिर सी एंड देन बी, तो ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। इसको अगर सिर्फ k1 k2 k3 का वैल्यू लेकर के बनाओगे तो तुम k1 k2 k3 को किस तरह से अरेंज करोगे सो दैट के इफेक्टिव का वैल्यू किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, वो तुम्हारा निकालते निकालते बहुत सारा टाइम चला जाएगा, बहुत लेंथी मेथड के अंदर पहुंच जाओगे, जिसको हम लोग स्मार्टली इस तरह से कैलकुलेट करके डायरेक्ट बोल सकते हैं किसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा किसका वैल्यू सबसे कम होगा। क्लियर बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर क्वेश्चन दे दिया हुआ है, अ पॉइंट चार्ज q 1 microcoulomb is located at a distance 2 cm from one end of a thin insulating wire of length 10 cm having a charge q equal to 24 microcoulomb distributed uniformly along the its length as shown in the figure. The force between the q and the wire. अच्छा, इस वायर के लिए इस पॉइंट पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो याद रखना अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज अगर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा पूरा वायर के लिए, और अगर इसका नेगेटिव चार्ज होगा तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा अट्रैक्ट करेगा इस तरफ होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है k × लैम्डा, अगर इसका लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, k × लैम्डा × 1 बाई नियर एंड डिस्टेंस ऑफ नियर एंड माइनस 1 बाई डिस्टेंस ऑफ फार एंड का डिस्टेंस डायरेक्ट लिखोगे, ठीक है। इस पॉइंट से नियर एंड का डिस्टेंस जो दिया हुआ यहाँ पर पुट कर दो, और इस पॉइंट से फार एंड का डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पर पुट कर दो, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस लीनियर चार्ज वायर के लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए। अब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कहीं पर कोई चार्ज रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स कितना अप्लाई करता है बोलो Q × E, तो ये हो गया तुम्हारा फोर्स का फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले निकाल लो, उसको Q से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, Q × E, Q हो गया तुम्हारा 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम हो गया 10⁻⁶। अब E का फॉर्मूला यहां से लिखो k × लैम्डा, तो k × लैम्डा k हो गया 9 × 10⁹ इंटू लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज यहां पर दे दिया तुम्हारा 24 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ दिया हुआ तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है ना, is located at distance of wire of this one along length as shown in the figure. इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो तो ये 0.1 हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया। अब यहां रहेगा तुम्हारा क्या चीज बताओ, k लैम्डा × 1 बाई नियर एंड का डिस्टेंस माइनस 1 बाई फार एंड का डिस्टेंस, तो ये पॉइंट से नियर एंड का डिस्टेंस हो गया 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1/2 × 10⁻⁻²,
और फार एंड होगा 12 इंटू 10 टू द पावर -2। सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज कर लो, तो ये 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 कॉमन लेंगे, ऊपर चला 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ रहा बताओ, 9 इंटू 24, पॉइंट हटाएंगे अगर हम लोग तो एक 10 ऊपर चला जाएगा, 10 ऊपर चला गया तो ये 9 और एक 0 इसका ऊपर जाएगा, तो 9 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 0 लाओ तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, है ना। तो 10 टू द पावर +12 एंड 10 टू द पावर -12, यहाँ 1/2 बचा एंड 1/12, 12 अगर एलसीएम लेंगे हम लोग तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर 6 - 1 तो ये 5 हो जाएगा। ओके, अब कट करो, यहाँ से कट करो तो ये हो गया तुम्हारा 2, 5 2 जार 10, तो 10 और 9 मल्टीप्लाई कर देंगे 90, ये दोनों कैंसिल हो जाता है, 90 न्यूटन हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज 90 न्यूटन इज द फोर्स अप्लाइड बाय द रिंग ऑन द चार्ट, बाय द यूनिफॉर्म वायर ऑन द चार्ट। क्लियर बच्चा? देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा आ गया, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 नैनोकूलम एंड 2 नैनोकूलम आर प्लेस्ड एट द 2 corners of equilateral triangle of side 3 centimeter. The work done in bringing a charge of 3 nanocoulomb from infinity to the third corner of the triangle is. तो इस तरह का बच्चा बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए थे। इसका तरीका क्या था बताओ, अगर तीनों चार्ज या 2 चार्ज या 1 चार्ज, कोई भी एक चार्ज को ला करके यहाँ पर प्लेस करेंगे, तो चूंकि हम लोग ला रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी, तो उस वक्त उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं था, अब यहाँ पर ला करके रखेंगे तो उसके अंदर जो एनर्जी होगा, जिस फील्ड के अंदर रखें उस फील्ड की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी होगा, दैट एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी, चेंज इन एनर्जी जो होगा दैट इज द वर्क डन। ठीक है, तो इनिशियल तो फील्ड के बाहर से ला रहे हो तो वहां पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, यहाँ पर ला करके जब रखेंगे किसी फील्ड के अंदर तो उसके अंदर उसकी वजह से एनर्जी आएगा, तो ये फाइनल हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल 0, तो फाइनल एनर्जी जो उसके अंदर आया वही तुम्हारा वर्क डन हो जाएगा, वही तुम्हारा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों कॉर्नर पर ऑलरेडी बोल दिया 2 चार्ज है, जिसकी वजह से मान लो यहाँ पर एक एक्सटर्नल फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, वो दोनों चार्ज कौन कौन सा है, 1 नैनोकूलम और यहाँ पर है 2 नैनोकूलम। अब एक 3 नैनोकूलम चार्ज ला करके तुमको यहाँ पर रखना है, तो ये हो गया तुम्हारा टेस्ट चार्ज जो तुमको ला करके रखना है, ये हो गया टेस्ट चार्ज। अब किसके फील्ड में रखना है, इन दोनों के फील्ड में, तो इन दोनों की वजह से इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आएगा, वो तुम्हारा फाइनल होगा, और इनिशियल उसका 0 था, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, तुम्हारा वर्क डन निकल जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फाइनल एनर्जी इसके अंदर जो कि इन दोनों चार्जेस के कॉम्बिनेशन की वजह से होगा, एक इसकी वजह से होगा और एक इसकी वजह से होगा, तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, K Q1 Q2 by R, है ना। तो इन दोनों के अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा K Q1 Q2 by R, R is given as 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर को चेंज कर लो मीटर में, तो ये -2 होगा, और ये दोनों दिया हुआ तुम्हारा नैनोकूलम में, तो नैनोकूलम को चेंज करेंगे हम लोग 10 टू द पावर -18 होगा। ठीक है, 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -9। तो अब बच्चा इन दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए बोलो कितना होगा, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं कितना, K इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू अगेन 10 टू द पावर -18। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 कैंसिल कर दो, यहाँ से ये 3 कैंसिल कर दो, ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये बच्चा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर 10 टू द पावर -16 बचेगा, और यहाँ पर हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यहाँ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -16। ठीक है, तो 9 अच्छा ये माइक्रो जूल में दिया हुआ है, माइक्रो जूल में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, देखो इसको अगर कैंसिल करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 चला गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -7। ओके, यहाँ हो गया तुम्हारा 18 इंटू 10 टू द पावर -7, तो 10 टू द पावर -6 को निकाल लो माइक्रो जूल करने के लिए, तो 10 टू द पावर -1 से डिवाइड करें तो ये 0.9 हो जाएगा, और ये 1.8 हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा 10 टू द पावर -6 जूल। अब 10 टू द पावर -6 जूल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइक्रो जूल, बिकॉज ये गिवन है किसमें, माइक्रो जूल में। तो ये हो गया तुम्हारा 0.9, 1.8, इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2.7 माइक्रो जूल। तो योर करेक्ट आंसर इज 2.7 माइक्रो जूल। तो ये है तुम्हारा 2.7 योर करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा? चलो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम क्लोज लूप्स, अच्छा A B C D E स्टेटमेंट दिया हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बच्चा अगर इसका स्मार्टली तुमको आंसर करना है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन पढ़ो तुम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्या कभी क्लोज लूप फॉर्म करता है?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। इसका मतलब तुम्हारा पहला ही स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो अगर पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो ए रॉन्ग, तुमको बोला है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, तो ए रॉन्ग ऑप्शन हो गया। और इसमें देखो पहला ऑप्शन करेक्ट ए दिया हुआ है, इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट ए दिया हुआ है, इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट ए दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग 100% कॉन्फिडेंट है कि ए तो रॉन्ग होगा। तो ये 2, 4 और 1 ये दोनों ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। तो ये तीनों अगर एलिमिनेट हो जाएगा तो बचा हुआ एक ही ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर दोबारा यही होगा और कुछ सोचने का नहीं है। विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्ट टिक करो, आगे निकलो, दूसरा क्वेश्चन बनाओ। क्लियर है बच्चा? बाकी सब स्टेटमेंट पढ़ करके देख लोगे, बाकी सब करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये बच्चा तुम लोगों का तरीका है जिससे हम लोग क्वेश्चन को स्मार्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तुम लोगों को समझाने के लिए, बोलने के लिए हमको कुछ टाइम लग रहा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों के पास अगर आ जाएगा, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो ये सारा क्वेश्चंस करने के लिए तुम लोगों को हार्डली समझ लो, तुम लोगों को जो कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा है 15-20 सेकंड 25 सेकंड हार्डली टाइम लगेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत सारा क्वेश्चन तो उससे कम टाइम में ही सॉल्व हो जाएगा। तो उससे घबराना नहीं है बच्चा, इजीली शांति के साथ अपने अंदर पेशेंस रख करके कैलकुलेशन करोगे, ठंडा दिमाग से कैलकुलेशन करोगे, बहुत इजीली कैलकुलेशन कर पाओगे। अभी तुम लोगों का एग्जाम फिर से होने वाला है, उसके लिए टेंशन मत लो। जो होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर, अपने आप को प्रिपेयर करो, माइंड सेट करो कि बच्चा फिर से एग्जाम देना है। पढ़ाई तुम लोगों का सब कुछ किया हुआ है, घबराने का कुछ भी नहीं है। जो चीज़ पढ़े हो अपने आप पर कॉन्फिडेंट हमेशा बना करके रखोगे, बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हारा 50% सक्सेस हो जाता है पहले से ही, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, बना करके रखो कि तुम लोग पढ़े हुए हो, सब कुछ पढ़े हुए हो। थोड़ा सा फिर से बीच में थोड़ा सा गैप पड़ गया था, तो दोबारा से थोड़ा रिवीजन कर लो, रिवीजन करके फिर से प्रैक्टिस करना शुरू करो, फिर से एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर लो बच्चा। लाइफ जब तक है, एग्जाम हमेशा होता रहेगा, एग्जाम के लिए हमेशा खुद को तैयार रखना चाहिए, उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। तो फिर से एग्जाम दोगे, अपने काबिलियत को फिर से प्रूव करोगे, फिर से आगे निकल जाओगे। इस तरह का बाकी जितना भी टॉपिक्स है तुम्हारा जो जेईई मेन इस साल में आया हुआ है, इवन हम कोशिश करेंगे अगर टाइम मिलेगा तो उसका पहले साल का भी जो क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको हम लोग क्विक कैलकुलेशन के साथ कैसे हम लोग स्मार्टली बहुत कम टाइम के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एंड तुम्हारा फिजिक्स का एग्जाम जो है तुम बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। तुम्हारा नंबर जो है 150 प्लस 160 प्लस 170 प्लस इवन 180 में 180 लाना वेरी इजी हो जाएगा बच्चा। तो ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो तुम्हारे लिए अपलोड कर पाए हम। तुम लोग यहाँ पर देखना, कमेंट्स करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। और जो चीज़ यहाँ पर तुम लोगों को प्रॉब्लम होता है उसके लिए हमको कमेंट्स करो, हम कोशिश करेंगे तुम लोगों को उसके अकॉर्डिंगली वीडियो को अपलोड करना। ओके बच्चा, अभी थैंक यू, यहीं तक रहने दो। थैंक यू।